261 ओम कहानी का अनुवाद मार्शल शिखर ओम विंग चेंग यी वू चेंग यी की शक्ति का नीलेश ने गहराई से अनुभव किया था। वह वास्तव में 9 सितारा तलवार संप्रदाय से एक शिष्य होने के योग्य था। उस दिन चंचल चीजू ने एक छठे क्रम के दानव जानवर पर सवार होकर 1 महीने से अधिक समय तक उसका पीछा किया था, फिर भी वह उसका कुछ भी नहीं कर पाया था। अब नीलेश उसकी प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकती थी? अपने दांत पीसते हुए नीलेश ने फुसफुसाया, अगर मैं तुम्हें पशु वशीकरण विधि बीस्ट टेमिंग मेथड देती हूँ तो क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? विंग चेंग यी ने ठंड से कहा, मैं तुम्हें एक त्वरित मौत दे सकता हूँ। नीलेश का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उन्होंने ठंड से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही वह दे दिया जो तुम चाहते थे, फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो। क्या तुम्हारे पास कोई मानवता बची है? विंग चेंग यी ने उपहास किया, मानवता? शक्तिशाली का सम्मान किया जाता है, मैं तुमसे मानवता के बारे में क्यों बात करूं? ऐसा कहते हुए उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उनकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और अपनी उंगली के एक झटके के साथ उन्होंने अपने पैरों से लगभग 1 मीटर दूर जमीन की ओर कुछ तलवार शक्ति स्वॉर्ची विस्फोट भेजे। स्पष्ट रूप से कोई तलवार शक्ति को किसी चीज के माध्यम से छेदते हुए सुन सकता था और जमीन से खून की कुछ बूंदें उभरना शुरू हो गईं। ये आत्मा नियंत्रक कीट थे जिन्हें नीलेश ने गुप्त रूप से लगाया था। विंग चेंग यी ने शाप दिया, कुतिया। हालांकि वह हमेशा तियानलान के खिलाफ सतर्क रहा था, इस जाहिरा तौर पर नाजुक महिला के खिलाफ उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह लगभग उसके ट्रिक्स के लिए गिर जाएंगे। अगर वह पर्याप्त सतर्क नहीं होते तो ये कीट उसके शरीर में ड्रिल कर गए होते। विंग चेंग यी का चेहरा हत्या के इरादे से भर गया क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में तलवार को झटका दिया, तलवार की रोशनी की एक परत में खुद को लपेट लिया क्योंकि वह एक बिजली की बोल्ट की तरह नीलेश की ओर गोली मार दी। नीलेश ने दांत भींचे और शाप दिया, हरामी। विंग चेंग यी जैसे एक ठंडे खून वाले आदमी का सामना करते हुए वह वास्तव में असहाय थी। जल्दी से इस चौंकाने वाले तलवार प्रहार से बचते हुए उन्होंने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और उसकी ओर कुछ अजीब आकार के ब्लेड भेजे। विंग चेंग यी की लंबी तलवार कुछ बार झिलमिलाहट की, आने वाले सभी ब्लेड को भटकाती रही, हर दिशा में स्पार्क्स की एक श्रृंखला भेजती रही। नीलेश का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उन्होंने दांत पीसे मुश्किल से अपनी जीवन शक्ति में मारा जाने से बच गईं, लेकिन उनके कंधे को एक बार फिर तलवार शक्ति से मारा गया। एक दयनीय चीख के साथ उनका कंधा लाल रंग से दागदार हो गया। वह एक पूर्ण नुकसान में गिर गई थी। नीलेश स्थिर बैठने और अपनी मौत का इंतजार करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने विंग चेंग यी की ओर अपनी पीठ मोड़ दी और अपने शेष आत्मा नियंत्रक कीटों को जमीन में फैला दिया, विंग चेंग यी से निपटने के लिए उनका उपयोग करने की उम्मीद में। हालांकि विंग चेंग यी को अभी मुश्किल से एक नुकसान हुआ था, तो वह अब कैसे लापरवाह हो सकता था? तलवार की रोशनी एक रोशनी के झरने की तरह बाहर निकली, सीधे 100 फीट से अधिक के दायरे के भीतर जमीन को चूर चूर कर दिया। जैसे ही तलवार शक्ति ने तबाही मचाई, सभी आत्मा नियंत्रक कीट मारे गए। अगर आत्मा नियंत्रक कीट को एक मानव के शरीर में लगाया गया था, वह वास्तव में शक्तिशाली था। गर्मी के अलावा वे निडर थे। हालांकि इससे पहले कि वे एक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते, वे बस कुछ कीट थे। विंग चेंग यी की तलवार शक्ति उन्हें नष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। नीलेश का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। अपने आत्मा नियंत्रक कीट को खोने के बाद वह वास्तव में नहीं जानती थी कि विंग चेंग यी से कैसे निपटा जाए। जैसे ही वह चिंतित महसूस कर रही थी, उनकी आंखों में अचानक एक अजीब रोशनी चमक उठी क्योंकि उन्होंने विंग चेंग यी के पीछे झांका। उनका सुंदर चेहरा उत्साह और खुशी से भर गया। अभिव्यक्ति में यह सूक्ष्म परिवर्तन विंग चेंग यी की आंखों से नहीं बचा। जिस स्थिति में वह था उसे महसूस करते हुए विंग चेंग यी की अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अंतिम प्रहार करने की तैयारी की। इससे पहले कि वह अपनी तलवार की चाल जारी कर पाता, उन्होंने महसूस किया कि एक आभा पीछे से उसे बंद कर रही है। विंग चेंग यी की भौं चुभ गई क्योंकि उन्होंने अपनी तलवार को पीछे घुमाया, एक बड़े क्षेत्र को सील करने के लिए अनगिनत तलवार छवियां भेजी। जैसे ही तलवार की रोशनी चमकी, एक ज्वलंत लाल मुट्ठी दिखाई दी और हवा में बह गई, अपने रास्ते में सभी तलवार छवियों को चूर चूर कर दिया। एक आकृति आकाश से उतरी। विंग चेंग यी ने शांत रूप से आने वाले को देखने के लिए मुड़ने से पहले 1 दर्जन या इतने मीटर बाहर उड़ गए। दूसरे पक्ष की उपस्थिति को देखने के बाद विंग चेंग यी आश्चर्यचकित महसूस किए बिना नहीं रह सका, ये तुम हो? जीवक्ति त्रिपाठी शैतानी से मुस्कुराए क्योंकि उन्होंने रुचि के साथ विंग चेंग यी को घूरा। हे, तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना? जब वह अभी भी उस अलग दुनिया में था तो उसने विंग चेंग यी को ढूंढने और उसे मारने के लिए दृढ़ संकल्पित था, लेकिन फिर वह चंचल चीजू से टकरा गया। उन्होंने सफेद कोहरे में उसका पीछा किया और कारकों के एक अजीब संयोजन से उन्होंने अपना मौका खो दिया। अब वह अप्रत्याशित रूप से उसे यहाँ मिला था। ये वास्तव में व्यर्थ में लोहे के जूते पहनने का एक मामला था। अब उन्होंने उसे बिना किसी प्रयास के ढूंढ लिया था। अपने दिल में सुखद आश्चर्य को दबाते हुए जीवक्ति त्रिपाठी नीलेश की ओर मुड़े और अपनी भौं उठाई, तुच्छता से कहते हुए, सुंदरता, तुम एक बुरी स्थिति में हो। नीलेश ने उसे घूरा, गुप्त रूप से खुश होते हुए, अगर तुम थोड़ा देर से आते तो तुम मुझे फिर से नहीं देख पाते। केवल कुछ महीनों के बाद जीवक्ति त्रिपाठी से फिर से मिलना नीलेश को पता नहीं था कि कैसा महसूस करें। उन्होंने सोचा था कि वह इस जीवन में उसे फिर कभी नहीं देखेंगी और अब दूसरों को अपनी आत्मा को यातना देने के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
लेकिन अब उनके जीवन की प्रक्षेपण फिर से ओवरलैप हो गई थी। हालांकि नीलेश अपनी आत्मा के नियंत्रित होने के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं थी। इसके बजाय वह काफी खुश थी। किसी भी मामले में उनका जीवन बचाया गया था। बाकी किसी भी चीज के लिए वह केवल तब सोच सकती थी जब वह बच जाती थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना सिर झुका लिया और उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम सेन लुआओ मंदिर, सेन लुओ टेम्पल से एक अभिजात्य नहीं हो? तुम इस तरह कैसे समाप्त हुई? नीलेश ने दांत भींचे। तुम क्या जानते हो? इस व्यक्ति से सावधान रहो, वह बहुत मजबूत है। जीवन शक्ति की उसकी आत्मा मेरी तुलना में बहुत शुद्ध है। जीवप्ती त्रिपाठी ने उपहास किया। अगर वह मजबूत नहीं होता तो वह विंगचेन ही नहीं होता। जहां तक जीवन शक्ति नीलेश से अधिक शुद्ध थी, ये समझ में आता था। विंगचेन ही के पास निश्चित रूप से कुछ तेजस्वी ज्वाला रस, ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड था। इस तरह के खजाने को अपनी जीवन शक्ति को संयमित करने के लिए लेने के बाद यह अजीब होगा अगर उसकी जीवन शक्ति शुद्ध नहीं थी। विंगचेन ही ने तिरस्कारपूर्वक जीवप्ती त्रिपाठी को देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पहली बार मिले थे। उनकी अभिव्यक्ति ठंडी और घृणित थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसा कोई जीवित बाहर आएगा। तुम्हारा भाग्य काफी अच्छा है। जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें एक चाकू की तरह ठंडी थी। अगर मेरा भाग्य अच्छा नहीं होता तो मैं तुम्हारे जूनियर भाई द्वारा मारा गया होता। विंगचेन ही की अभिव्यक्ति उदासीन थी। शक्तिधारक ची जियानजिंग की मौत से प्रभावित होने के कोई लक्षण नहीं दिखाते हुए, चूंकि तुम जानते थे कि मैं तुम्हारा जीवन चाहता था, तुम्हें मेरे सामने दिखाई नहीं देना चाहिए था। एक व्यक्ति का भाग्य हमेशा अच्छा नहीं हो सकता है। नीलेश ने चिल्लाया, अगर तुम्हें लड़ना है तो लड़ो। तुम पुरुषों को इतनी बकवास बात करने की जरूरत नहीं है। नीलेश ने अभी विंगचेन ही से बहुत नुकसान खाया था, इसलिए अब जब जीवप्ती त्रिपाठी दिखाई दिए थे तो उन्हें तुरंत बहुत अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ और वह उससे बदला लेने का इंतजार नहीं कर सकती थी। वह जीवप्ती त्रिपाठी की ताकत से अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसलिए उनकी मदद से उन दोनों एक साथ आसानी से विंगचेन ही को दबा सकते थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया। अच्छा। विंगचेन ही ने ठंड से फुसफुसाया, ठीक वही जो मैं सोच रहा था। उनकी तलवार का इरादा धीरे धीरे बढ़ रहा था। नीलेश ने चिल्लाया, जीवप्ती त्रिपाठी, तुम किनारे से मेरी मदद करो, मैं उससे निपटूंगी। जीवप्ती त्रिपाठी के शब्द संक्षिप्त थे, नहीं, तुम मेरी मदद करो। और जैसे ही उनकी आवाज गिर गई वह विंगचेन ही की ओर दौड़ पड़े। उनका मूल रूप से शांत शरीर अचानक अतुलनीय उतार चढ़ाव के साथ फट गया। नीलेश की आंखें आश्चर्य से भर गई क्योंकि उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी से आ रहे दबाव को महसूस किया। तुम? क्या उसने जीवन शक्ति सीमा में तोड़ दिया है? जब वे 4 महीने पहले अलग हुए थे तो वह केवल एक पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा 8वां चरण खेती करने वाला था, जिसने अभी हाल ही में पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा 8वां चरण में तोड़ दिया था। लेकिन 4 महीने के बाद वह पहले ही सच्ची तत्व सीमा, ट्रू एलिमेंट बाउंड्री तक पहुंच चुका था। ये सफलता की गति बहुत तेज है। हालांकि एक पल के लिए सोचने के बाद नीलेश को राहत मिली। ये एक विलक्षण आदमी था, इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं था कि वह इस जल विभाजक को इतनी जल्दी तोड़ सकता था। पलक झपकते ही जीवप्ती त्रिपाठी और विंगचेन ही टकरा गए। विंगचेन ही का तलवार कौशल पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था। उनकी तलवार शक्ति भड़क रही थी क्योंकि उनका हत्या का इरादा बढ़ गया था। जीवप्ती त्रिपाठी की मुट्ठी बिजली के बोल्ट की तरह थी क्योंकि उनकी आकृति तलवार उत्तर छवियों से भरे आकाश के माध्यम से झिलमिलाहट और नृत्य करती थी। उनका पूरा शरीर एक झुलसने वाली गर्म आभा बाहर निकालता था, एक जलती हुई ज्वाला की तरह। उनके चारों ओर विश्व ऊर्जा अराजक थी और एक तेज हवा चली जिससे नीलेश ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह मदद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कैसे करें। वे दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे थे। उनकी सभी हत्या के इरादों और आभाओं को एक साथ मिलाया गया था। इस पल में भले ही नीलेश जबरदस्ती हस्तक्षेप करती तो यह अनिवार्य रूप से उन दोनों से एक जवाबी हमले को जन्म देगा। उनके पास ऐसा साहस कैसे हो सकता था? जीवप्ती त्रिपाठी का उसकी मदद करने के लिए कहना उन्हें कुछ चेहरा देना लगता था, लेकिन अब नीलेश केवल किनारे से देख सकती थी। उनके पास मदद करने की योग्यता भी नहीं थी। नीलेश कड़वाहट से मुस्कुराई, बदबूदार आदमी। लेकिन उन्होंने एक विलो कैटकिन की तरह निर्णायक रूप से पीछे की ओर उड़ान भरी। 1000 मीटर दूर उड़ने के बाद वह अंत में रुक गई। इस भयंकर लड़ाई के बीच में विंगचेन ही का चेहरा सदमे और अविश्वास से भर गया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह कचरा, जिसे वो कचरा मानते थे, वास्तव में उनके खिलाफ लड़ने की ताकत रखता होगा। जैसे ही तलवार उत्तर छवियां दिखाई देती थी, उन्हें उनकी हिंसक मुट्ठी से दूर कर दिया जाता था। उनके प्रतिद्वंद्वी की चालें सरल रूप से बहुत बड़ी थी। उनका अपना तलवार कौशल लचीला और अति सूक्ष्म था। प्रत्येक के अपने गुण थे, इसलिए एक समय के लिए उनमें से कोई भी दूसरे का कुछ नहीं कर सका। केवल एक आधे कप चाय के समय में दोनों पक्षों ने कुछ स्वचालों का आदान प्रदान किया था। जीवन शक्ति मनमाने ढंग से हमला कर रही थी। जितना अधिक विंगचेन ही लड़े, उतना ही अधिक वह चौंका क्योंकि जीवप्ती त्रिपाठी अधिक से अधिक हिंसक हो गए। उनके चेहरे पर अभिव्यक्ति भी अत्यंत उत्साहित थी, एक विकृत राक्षस की तरह जिसने अभी एक सुंदर महिला का सामना किया था। एस्टरिस्क पेन, एस्टरिस्क के एक जोरदार धमाके के साथ वे दोनों अलग हो गए। विंगचेन ही ने एक दबी हुई कराह छोड़ी क्योंकि वह पीछे उड़ गए। उनके मुंह से खून का एक निशान टपक रहा था।
जीवक्ति त्रिपाठी भी घायल थे, उनके पेट को विंचेंगी की तलवार से काट दिया गया था, जिससे वह जोरों से खून बह रहे थे। वे दोनों धीरे धीरे अपनी पकड़ फिर से हासिल करने से पहले 300 मीटर से अधिक पीछे हट गए। हालांकि वह घायल था और खून बह रहा था, जीवक्ति त्रिपाठी अभी भी हंसा, हा हा। वह मजेदार था, ये एक असली लड़ाई थी, पुरुषों के बीच एक लड़ाई जो रुक नहीं सकते थे भले ही वे चाहते थे। हालांकि जीवक्ति त्रिपाठी इस विंचेंगी से अपने दिल के नीचे से नफरत करते थे और उनके खिलाफ एक शिकायत थी, उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि इस व्यक्ति के पास कुछ कौशल था। आखिर में जीवन शक्ति की उनकी खेती 8वें चरण पर थी और जीवन शक्ति की शुद्धता और शक्ति के मामले में वह जीवक्ति त्रिपाठी से कमतर नहीं था। विंचेंगी ने गहराई से जीवक्ति त्रिपाठी को घूरा, उनकी आंखें दर्द से भरी हुई थीं, जैसे कि वह यह मानने को तैयार नहीं थे कि एक दूसरी श्रेणी संप्रदाय से यह छोटा हरामी वास्तव में उनके बराबर हो सकता है। तुम बहुत मजबूत हो, जीवक्ति त्रिपाठी ने उदासीनता से जवाब दिया, तुम मेरी चापलूसी करते हो। विंचेंगी ने धीरे धीरे अपनी तलवार को घुमाया, उनकी तलवार का इरादा फिर से बढ़ रहा था। मैं मानता हूँ, मैंने तुम्हें पहले कम आंका था। ऐसा लगता है कि मेरा जूनियर भाई किसी दुर्घटना के कारण नहीं मरा, बल्कि इसके बजाय वह तुम्हारे हाथों मर गया। तुमने उसे मुझ पर हमला करने के लिए भेजा, इसलिए तुम्हें ये सोचना चाहिए था। विंचेंगी ने अपनी तलवार को घुमाना जारी रखा, यह अच्छा है कि तुम इसे स्वीकार करते हो। जीवक्ति त्रिपाठी ने उपहास किया, तुम बदला चाहते हो। विंचेंगी का चेहरा अचानक एक हिंसक आभा से भर गया, ठंड से चिल्लाते हुए, उसकी मौत उसकी कौशल की कमी के कारण थी, वह किसी को भी दोष नहीं दे सकता। लेकिन आज चूंकि तुम मेरा विरोध करने की हिम्मत करते हो, यहाँ से जीवित छोड़ने के बारे में सोचो भी मत। मेरे 9 सितारा तलवार संप्रदाय 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल की गरिमा को कुचला नहीं जा सकता है। मेरी विंचेंगी की गरिमा को कुचला नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि मध्य राजधानी के 8 महान परिवारों के युवा स्वामी भी केवल मुझे देख सकते हैं। तुम कौन हो जो तुम सोचते हो? एक चीख के साथ विंचेंगी के शरीर के चारों ओर तैरती तलवार शक्ति अचानक गुनगुनाना शुरू कर दी और एक ठोस रूप में संघटित हो गई। उसके शरीर के चारों ओर उड़ान भरती रही, आगे और पीछे शटल करती रही। तलवार शरीर, स्वॉर्ड बॉडी। ये चाल आक्रामक और रक्षात्मक दोनों थी, कुछ ऐसा जो जीवक्ति त्रिपाठी ने शक्ति धारक ची जियानजिंग से एक बार पहले अनुभव किया था, लेकिन अब जब विंचेंगी इसका उपयोग कर रहा था तो यह आंख को और भी अधिक लुभाने वाला था। हालांकि इस चकाचौंध तलवार शरीर में हत्या की एक बड़ी मात्रा शामिल थी। विंचेंगी ने कुछ प्रकार के कामोद्दीपक लिया था और अचानक उत्साहित हो गया था, जीवक्ति त्रिपाठी की ओर अपनी तलवार इशारा करते हुए और ठंड से चिल्लाते हुए, यहाँ आओ और अपनी मौत को स्वीकार करो, मैं तुम्हें एक त्वरित मौत दूंगा। 262 ओम कहानी का अनुवाद, मार्शल शिखर ओम। अपनी तलवार शरीर, स्वॉर्ड बॉडी के समर्थन के साथ विंचेंगी को लगा जैसे वह अजेय है। वह वहां एकदम नई म्यान से बाहर निकाली गई अद्वितीय तलवार की तरह खड़ा था। उनकी विस्मयकारी तलवार का इरादा कई 100 फीट के क्षेत्र को ढक रहा था। हवा में तैरती तलवार शक्ति एक हल्की सिसकने वाली आवाज दे रही थी, दुनिया को एक ब्लेड की तरह काट रही थी। पलक झपकते ही जमीन पर छोटी छोटी खरोंचें दिखाई दी। जीवक्ति त्रिपाठी ने उपहास किया, कोई डर नहीं दिखाते हुए, अपनी जीवन शक्ति को अपनी सीमा तक धकेलते हुए एक हिंसक शक्ति उनके शरीर से उमड़ पड़ी, जिससे उनके शरीर से विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी। उनके अद्वितीय संवेग ने भी विस्फोटों की इस श्रृंखला के साथ तेजी से वृद्धि की, अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। दोनों की आभाएं पूरी तरह से अलग थीं। विंचेंगी अजेय लगते थे, जबकि जीवक्ति त्रिपाठी पागल और अहंकारी लगते थे। इससे पहले कि वे लड़ना शुरू करते, उनकी आभाएं पहले ही टकरा चुकी थीं, जिससे जमीन से हवा का एक विस्फोट उठ गया, दोनों के बीच में इकट्ठा हो गया बिना फैले। विंचेंगी ने दहाड़ मारी, उनकी अभिव्यक्ति पागलपन से भरी हुई थी क्योंकि उन्होंने अपनी तलवार हिलाई, 2 तेज स्लैश भेजे। उनके चारों ओर अंतरिक्ष को एक क्रॉस आकार के निशान में काट दिया गया लगता था, और विंचेंगी की दहाड़ के साथ एक क्रॉस आकार की तलवार शक्ति अचानक दिखाई दी, एक उल्का की तरह जीवक्ति त्रिपाठी की ओर गोली मार दी। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपना पैर ठोका, जिससे जमीन कांप उठी। उनके पैरों की तलवों से एक भयंकर बल फूट पड़ा, जिससे उनके चारों ओर जमीन खुल गई। उनके पैरों को केंद्र के रूप में एक मकड़ी के जाल की तरह फैल गई। हवा के एक झटके की तरह जीवक्ति त्रिपाठी विंचेंगी की ओर दौड़ पड़े। आधे रास्ते में जीवक्ति त्रिपाठी ने क्रॉस आकार की तलवार शक्ति की ओर एक मुक्का भेजा। एक जोरदार धमाके के साथ तलवार शक्ति चूर चूर हो गई, लेकिन जीवक्ति त्रिपाठी की आकृति थोड़ी सी भी प्रभावित नहीं हुई और उनका संवेग थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। विंचेंगी की पुतलियां सिकुड़ गईं, अब अपनी उत्कृष्ट तलवार कौशल में से कुछ भी पीछे नहीं छोड़ते हुए। अपनी तलवार हिलाते हुए विंचेंगी ने जीवक्ति त्रिपाठी की ओर स्लैश की एक श्रृंखला भेजी। जीवक्ति त्रिपाठी ने बार बार चकमा दिया, लेकिन अगर वह उनसे बच नहीं सकते थे तो वह केवल अपनी मुट्ठी से उन्हें तोड़ सकते थे। 3 सांसों के समय के बाद जीवक्ति त्रिपाठी पहले ही विंचेंगी पर बंद हो चुके थे। उनकी हिंसक आभा एक शहर की दीवार की तरह थी, विंचेंगी को इतना अधिक दबा रही थी कि वह लगभग सांस नहीं ले सकता था। अपनी पूरी ताकत प्रदर्शित करते हुए विंचेंगी ने जल्दी से पीछे हटना शुरू कर दिया। जीवक्ति त्रिपाठी मुस्कुराए, तुम कहाँ जा रहे हो? जैसे ही उन्होंने विंचेंगी का पीछा किया, जीवन शक्ति की लोहे की मुट्ठी लगातार उन पर बरसती रही, विंचेंगी को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाने के लिए मजबूर किया।
उनका तलवार कौशल अति सूक्ष्म और फुर्तीला, अत्यंत सरल था। चकाचौंध रोशनी और तलवार कौशल उस जगह से फूट पड़े जहां वे दोनों थे, हर दिशा में गोली मार रहे थे। बिल्कुल शुरुआत में दोनों आकृतियां न तो तेज थी और न ही धीमी, लेकिन जल्द ही बाद में दोनों आकृतियां धुंधली हो गईं। एक पल के बाद वे पूरी तरह से एक साथ विलय हो गए। कई शोर सुनाई दे सकते थे। केवल एक आधे कप चाय के समय में उन्होंने पहले ही सैकड़ों झगड़ों का आदान प्रदान कर लिया था। धड़ाम, उनकी आकृतियां एक दूसरे के साथ उलझी हुई थी क्योंकि वे हवा में 30 मीटर से अधिक ऊपर उछल गए और फिर वे अचानक जमीन पर गिर गए। जमीन में एक विशाल गड्ढा तोड़ दिया। शिव शिव, पलक झपकते ही जीवती त्रिपाठी और विंग चेंग ही पहले ही कई दर्जन मीटर दूर थे। भयंकर लड़ाई जारी रही। नीलेश, जो दूर से देख रही थी, पलक झपकाने से भी कतरा रही थी। उनकी सुंदर आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थी। वह जीवती त्रिपाठी के जीवन के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं थी। वह केवल उस लड़ने की ताकत से हैरान थी जो उन्होंने प्रदर्शित की थी। नीलेश ने अपने लाल होंठ काटे। उनका दिल नफरत से भरा हुआ था, लेकिन उनके मुंह पर अभी भी एक मंद मुस्कान थी। वह बदबूदार बच्चा एक बहुत मजबूत बन गया है। पिछली बार जब वे अलग हुए थे, उन्होंने और उनके भाई चंचल चीजू ने सामने से लड़ाई लड़ी थी और अंत में उन्होंने परिस्थिति पर नियंत्रण फिर से हासिल करने के लिए छठे क्रम के दानव जानवर को नियंत्रित करने के लिए अपने अजीब मार्शल कौशल पर भरोसा किया था। लेकिन अब जब वे फिर से मिले तो वह वास्तव में विंग चेंग ही के साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम थे। लड़ने की ताकत के मामले में विंग चेंग ही शायद चंचल से भी अधिक मजबूत थे। जिस गति से जीवती त्रिपाठी बढ़े, उसने नीलेश को ईर्ष्यालु और उनकी प्रशंसा दोनों बनाया। पलक झपकते ही जीवती त्रिपाठी और विंग चेंग ही पहले ही कुछ हजार मीटर दूर दौड़ चुके थे। नीलेश ने अपने पैर ठोके और जल्दी से पीछा किया। वह इतनी भयंकर और रोमांचक लड़ाई को याद नहीं करना चाहती थी, खासकर तब जब यह उनकी तरह ही उम्र और स्तर के खेती करने वालों के बीच एक लड़ाई थी। रास्ते के किनारे कुछ खून के धब्बे थे, चाहे वह जीवती त्रिपाठी का हो या विंग चेंग ही का, लेकिन किसी भी मामले में वे दोनों निश्चित रूप से भयंकर रूप से लड़ रहे थे, इसलिए उनके लिए रुकना असंभव था जब तक कि वे मर नहीं जाते। जब नीलेश पहुंची तो उन्होंने देखा कि वे दोनों फिर से अलग हो गए थे और अब 300 मीटर से अधिक की दूरी से एक दूसरे को घूर रहे थे। विंग चेंग ही का चेहरा नीला था, उनकी मूल शांत अभिव्यक्ति गायब हो गई थी, अंतहीन पागलपन से बदल गई थी। उनकी आंखें थोड़ा सा कांप रही थी क्योंकि वह अविश्वास में जीवती त्रिपाठी को घूर रहे थे। उनका मुंह लाल खून से उमड़ रहा था और उनका चेहरा थोड़ा पीला था। स्पष्ट रूप से उन्होंने कुछ मामूली चोटें सही थी। दूसरी ओर जीवती का शरीर भी कई तलवार घावों से ढका हुआ था। उनका मांस अलग हो गया था और वह खून से टपक रहा था। खासकर उनकी दो मुट्ठी, वे छोटे तलवार निशानों से घने रूप से भरी हुई थी। विंग चेंग ही की तलवार आक्रामक और रक्षात्मक दोनों थी, इसलिए अगर जीवती त्रिपाठी उसे चोट पहुंचाना चाहते थे तो उन्हें पहले खुद को चोट पहुंचानी होगी। लेकिन वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। उनका मुस्कान अतुलनीय रूप से बुरा था। डूबते सूरज की लालिमा का सामना करते हुए, खून में भीगा हुआ, उनके काले बाल हवा में फड़फड़ा रहे थे। नीलेश का सुंदर चेहरा शर्माना मदद नहीं कर सका। विंग चेंग ही ने अचानक अपना मुंह खोला। उनकी आवाज कुछ हद तक कर्कश और कांप रही थी। मैंने 8 साल की उम्र में खेती शुरू कर दी थी। तब से 14 साल हो गए हैं। बचपन से अब तक मैं अपने साथियों के बीच अजेय रहा हूँ। कोई भी मेरा प्रतिद्वंद्वी होने के लिए योग्य नहीं है। कोई भी मुझे हरा नहीं सकता है। यहाँ तक कि मध्य राजधानी के 8 महान परिवारों के युवा स्वामी भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं है। जहाँ मेरी तलवार इशारा करती है, कोई भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता है। एक गहरी सांस लेते हुए विंग चेंग ही की अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण हो गई। तुम बहुत मजबूत हो। एक जीवन शक्ति, प्रथम क्रम खेती करने वाला, वास्तव में मेरे साथ एक ड्रॉ के लिए लड़ने में सक्षम था। मैं, विंग चेंग ही, ने वास्तव में आज अपनी आंखें खोल दी हैं। ये पता चलता है कि इस दुनिया में कोई प्रतिभा नहीं है। ये बस इतना है कि मैं बहुत अज्ञानी था। जीवती त्रिपाठी मुस्कुराए। मरने से पहले जागना, कम से कम तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। विंग चेंग ही ने अपनी भौं उठाए और ठंड से फुसफुसाया। क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैंने अभी अपनी पूरी ताकत का उपयोग भी नहीं किया है। जीवती त्रिपाठी की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी क्योंकि उनके होंठ थोड़ा सा घुमावदार हो गए, एक अस्पष्ट मुस्कान प्रकट करते हुए। मैंने भी नहीं किया है। ये सुनकर विंग चेंग ही की आंखें सिकुड़ गईं। विंग चेंग ही की प्रतिस्पर्धी भावना पूरी तरह से जागृत हो गई थी और उन्होंने चिल्लाया, तो चलो फिर से जाते हैं। चलो देखते हैं कि तुम मरते हो या मैं मरता हूँ। छोटी उम्र से उन्होंने हमेशा अपने बुजुर्गों की प्रशंसा और अपने साथियों की प्रशंसा का आनंद लिया था। 9 सितारा तलवार संप्रदाय ने हमेशा उन्हें अपनी भविष्य की आशा के रूप में माना था। कुछ लोगों ने यहाँ तक कि जोर दिया था कि अगर विंग चेंग ही वास्तव में बड़ा हो गया तो 9 सितारा तलवार संप्रदाय में वास्तव में एक सुपर बल बनने की योग्यता होगी। ऐसे एक गर्वित व्यक्ति को आज एक प्रतिद्वंद्वी द्वारा घायल कर दिया गया था जिसकी खेती उसकी तुलना में बहुत कम थी। विंग चेंग ही इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? शुरुआत में ये जीवती त्रिपाठी था जो उसका जीवन लेना चाहता था। अब भले ही जीवती त्रिपाठी रुकना चाहता था, विंग चेंग ही सहमत नहीं होगा। उन दोनों के बीच जीत और हार अपरिहार्य थी और उनमें से एक यहाँ मरने के लिए बाध्य था। अगर यह विंग चेंग ही नहीं था तो ये जीवती त्रिपाठी होगा। जो जीवित बचेगा वह असली प्रतिभा होगा।
साहित्य में कोई पहला नहीं था और मार्शल आर्ट्स में कोई दूसरा नहीं था, लेकिन विंग चेंगी के दिमाग में वह अपनी पीढ़ी का पहला था। कोई भी जो अपनी स्थिति पर अतिक्रमण करने की कोशिश करता था वह एक असंगत दुश्मन था। चिल्लाने के बाद विंग चेंगी की पागल अभिव्यक्ति अचानक शांत हो गई और एक दिल को धड़काने वाली तलवार शक्ति फैल गई। नीलेश का सुंदर चेहरा बदल गया और बिना किसी झिझक के उन्होंने रुकने से पहले कई दर्जन मीटर पीछे हट गई। जीवप्ति त्रिपाठी की अभिव्यक्ति भी अचानक शांत हो गई। विंग चेंगी ने दहाड़ मारी, उनकी जीवन शक्ति अचानक तेज ब्लेड में बदल गई जो उनके शरीर पर सभी प्रमुख एक्यूपंक्चर पॉइंट से बाहर उड़ गए। मेरे पास केवल एक चाल बची है, अगर तुम इसे रोक सकते हो तो तुम जीतते हो, अगर तुम नहीं कर सकते तुम मरते हो। वह तलवार जिसका उपयोग वह खुद को समर्थन देने के लिए कर रहा था वह भी अचानक ढह गई। विंग चेंगी ने बचाव पर हार मान ली और अपनी पूरी जीवन शक्ति को एक हमले में बदल दिया। पलक झपकते ही विंग चेंगी सैकड़ों तलवार शक्ति ब्लेड से घिरा हुआ था। इन तलवार शक्ति ब्लेड में से प्रत्येक जीवन शक्ति से बना था और इसमें एक विशाल मात्रा में हत्या की शक्ति शामिल थी जिसे कम नहीं आंका जा सकता था। अगर ये सैकड़ों तलवार शक्ति ब्लेड एक ही समय में जारी किए जाते थे तो यह कोई भी हो उन्हें उनसे बचना होगा। लेकिन यह अंत नहीं था। जैसे ही उन्होंने अपनी तलवार को हिलाया, एक और 100 तलवार शक्ति ब्लेड बाहर दौड़ पड़े। फिर एक और 100 तलवार शक्ति ब्लेड आकाश और पृथ्वी को ढकते हुए लगते थे। विंग चेंगी के चारों ओर लटकते थे जैसे कि पूरी दुनिया तलवारों की एक दुनिया बन गई हो। जीवप्ति त्रिपाठी ने एक गहरी सांस ली और पीछे हटने की हिम्मत नहीं की, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए और असुर संप्रदाय एसुरस सेक्ट के पवित्र कलाकृति असुर तलवार एसुरस स्वॉर्ड को बुलाते हुए जीवप्ति त्रिपाठी के मेरिडियन में जीवन शक्ति केंद्र में पीछे हट गई और दूर संग्रहित हो गई, जबकि अडिक स्वर्ण कंकाल अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन से ऊर्जा जोरों से बाहर निकली। काला शक्ति उनके चारों ओर घूम गया और एक प्रकार की आभा जिसने लोगों को असहज महसूस कराया वह जीवप्ति त्रिपाठी के शरीर से फूट पड़ी। अडिक स्वर्ण कंकाल के अंदर ऊर्जा शुद्ध जीवप्ति सच्ची जीवन शक्ति से पूरी तरह से अलग थी। इस प्रकार की हत्या और विनाशकारी ऊर्जा असुर तलवार की आभा के काफी समान थी। जीवप्ति त्रिपाठी का मूल इरादा इस कलाकृति की शक्ति को अधिकतम करना था, लेकिन जब उन्होंने असुर तलवार को पकड़ा और अडिक स्वर्ण कंकाल की ऊर्जा का उपयोग किया तो असुर संप्रदाय की पवित्र कलाकृति जीवित हो गई और पागलपन से अडिक स्वर्ण कंकाल से ऊर्जा को निगल गई। पलक झपकते ही असुर तलवार लाल और काले प्रकाश के मिश्रण के साथ फट गई। ये प्रकाश एक ब्लैक होल की तरह था और जब यह फट गया तो इसने आसपास के सभी प्रकाश को निगल लिया, जिससे पूरी दुनिया ने अपना रंग खो दिया। दूरी में नीलेश ने अपनी दृष्टि को अंधेरा महसूस किया। विंग चेंगी की तलवार शक्ति ब्लेड भी अचानक मंद हो गई। एस्टरिस्क चेंग एस्टरिस्क असुर तलवार से एक तलवार की चीख गूंज उठी और उससे ध्वनि और ऊर्जा लहरों ने विंग चेंगी के अनगिनत तलवार शक्ति ब्लेड को प्रभावित किया, जिससे वे एक ही समय में गूंजने लगे। तलवार शक्ति ब्लेड कांप उठे जैसे कि वे विंग चेंगी के नियंत्रण से मुक्त होने और बाहर गोली मारने वाले थे। विंग चेंगी की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई क्योंकि उन्होंने जल्दी से अपने दिमाग को स्थिर किया और अपनी तलवार शक्ति को नियंत्रित किया, जिससे यह असुर तलवार से प्रभावित नहीं हुई। जीवप्ति त्रिपाठी इन सब से हैरान थे, लेकिन जल्द ही उनकी आंखों में खुशी का एक विस्फोट चमक उठा क्योंकि उन्होंने असुर तलवार में ऊर्जा डालना जारी रखा। इस पल में उन्होंने इस स्वर्ग श्रेणी हेवन ग्रेड की कलाकृति के रहस्यों को समझा और उनके और तलवार के बीच एक मन संबंध बन गया। यह ऐसा था जैसे असुर तलवार उनके शरीर का एक हिस्सा बन गई थी, उनके खून के साथ विलय हो गई थी। दोनों पक्ष अंतिम प्रहार के लिए बेताब होकर अपनी ताकत जमा कर रहे थे। कुछ दर्जन मीटर से अलग उनमें से दोनों क्रूरता से एक दूसरे को घूर रहे थे। विंग चेंगी के चारों ओर तलवार शक्ति ब्लेड की संख्या 2000 से अधिक हो गई थी। जैसे ही तलवार शक्ति के आखिरी कुछ विस्फोट उनके शरीर से बाहर निकले, इस 9 सितारा तलवार गुड 9 स्टार स्वॉर्ड फैक्शन शिष्य का चेहरा अचानक सभी रंग खो दिया, अत्यधिक पीला हो गया। वह सांस लेता रहा जैसे कि इस पल में वह एक साधारण व्यक्ति बन गया हो जिसके पास एक मुर्गी को बांधने की ताकत भी नहीं थी। विंग चेंगी ने ठंड से चिल्लाया, उनके चेहरे पर पछतावा का एक निशान दिखाई दिया। यह मेरी 9 सितारा तलवार संप्रदाय 9 स्टार स्वॉर्ड सेक्ट की गुप्त तकनीक है। 10,000 तलवारें एक की ओर लौटती है, 10,000 swords return to one। दुर्भाग्य से मेरी ताकत के साथ मैं केवल 2000 तलवार शक्ति ब्लेड को संगठित कर सकता हूँ। यह मेरी पूरी सच्ची जीवन शक्ति ट्रू यूएन से बना है। जीवप्ति त्रिपाठी ने अपनी खूनी तलवार को पकड़ा और सार्थक रूप से मुस्कुराए। मैं नहीं जानता कि ये तकनीक क्या है, लेकिन इसकी शक्ति निश्चित रूप से छोटी नहीं है, सावधान रहो। 263 ओम कहानी का अनुवाद मार्शल शिखर ओम। नीलेश, जो किनारे से देख रही थी, तिरस्कार में अपने होंठ मोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। ये दोनों स्पष्ट रूप से जल्द एक दूसरे को मारना चाहते थे, एक दूसरे की हड्डियों को राख में बदलना और उनके शरीरों को 10,000 टुकड़ों में विखंडित करना। अभी कुछ देर पहले वे भयंकर रूप से लड़ रहे थे, कोई दया नहीं दिखाते हुए, लेकिन इस नाजुक क्षण में वे वास्तव में एक दूसरे को सभी विवरण बता रहे थे और एक दूसरे को याद दिला रहे थे। पुरुष, वे वास्तव में अजीब प्राणी हैं, एक महिला के रूप में, और उस पर एक गहरे दिमाग वाली महिला। नीलेश कैसे जान सकती थी कि पुरुष कभी कभी महिलाओं की तुलना में और भी अधिक अभिमानी होते हैं। कुछ समय में भले ही वे मर जाएं, वे अपने गर्व को नहीं छोड़ेंगे।
विंग चेंग का अहंकार उन्हें आत्मविश्वासी बनाता था कि यह झटका जीवप्ति त्रिपाठी को मारने के लिए पर्याप्त होगा, इसलिए वह इस जानकारी को रिसाव करने और लड़ाई पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव को उत्पन्न करने के बारे में चिंतित नहीं थे। जीवप्ति त्रिपाठी के अहंकार ने उन्हें विंग चेंग का फायदा उठाने के लिए अनिच्छुक बनाया, इसलिए उन्होंने एक चेतावनी के साथ जवाब दिया। ये पुरुषों के बीच एक लड़ाई है, महिलाएं नहीं समझती। 2000 से अधिक तलवार शक्ति ब्लेड से घिरे विंग चेंग ने अचानक हलचल की। इस पल में उनकी अभिव्यक्ति बहुत अजीब हो गई, गरिमापूर्ण। उनकी अभिव्यक्ति में भक्ति का एक संकेत था, जैसे कि वह जो प्रदर्शित करने वाला था वह तलवार की चाल नहीं बल्कि उनके जीवन बल का खिलना था। अपनी लंबी तलवार को घुमाते हुए तलवार की नोक शानदार ढंग से चमकी। पृथ्वी को हिलाने वाली तलवार शक्ति एक ही समय में खटखटाती थी, लगातार भिनभिनाती थी और तेज तलवार इरादा आकाश में उड़ गया। अचानक 2000 तलवार शक्ति ब्लेड में से आधे से अधिक गायब हो गए, केवल 1000 से थोड़ा अधिक छोड़कर। फिर एक और आधा गायब हो गया, केवल 500 छोड़कर। 300 तलवार शक्ति ब्लेड, 200, 100, 90। पछतावा और असहायता से भरा हुआ विंग चेंग के मुंह से एक मंद आह निकली। आह भरने के बाद विंग चेंग का चेहरा अचानक लाल हो गया और वह उच्च उत्साही हो गया। अपनी लंबी तलवार के एक झटके के साथ 90 से अधिक तलवार शक्ति ब्लेड जीवप्ति त्रिपाठी की ओर उड़ गए। 10,000 तलवारें एक की ओर लौटती हैं। ये 9 सितारा तलवार संप्रदाय की गुप्त तकनीकों में से एक थी और केवल उन्हीं लोगों को इन्हें सीखने के लिए योग्य थे जिन्होंने संप्रदाय में पर्याप्त योगदान दिया था। विंग चेंग की पीढ़ी के बीच वह एकमात्र था जिसने इस तकनीक को कभी सीखा था, इसलिए ये स्पष्ट था कि संप्रदाय के बुजुर्गों को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। अगर इस तलवार कौशल को भव्य उपलब्धि चरण तक खेती की जाती थी तो 10,000 तलवारें एक की ओर लौट जाएंगी और वह आकाश और पृथ्वी को विभाजित करने के लिए पर्याप्त होगा। एक तलवार जो पहाड़ों और नदियों को कांपने का कारण बन सकती थी, लेकिन विंग चेंग की वर्तमान शक्ति पर्याप्त नहीं थी। अपनी पूरी सच्ची जीवन शक्ति ट्रू युआन को थकाने के बाद भी वह केवल 2000 से अधिक तलवार शक्ति ब्लेड को संगठित करने में सक्षम था, अंततः उन्हें 90 में परिवर्तित करते हुए। फिर भी ऐसी चाल अभी भी अत्यंत शक्तिशाली थी। नीलेश की सुंदर आंखें कांप गईं। भले ही वे लगभग 2000 मीटर से अलग थी, वह अभी भी उस तलवार इरादे को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी जो उनकी ओर भाग रहा था। आसपास की हवा तेज ब्लेड में बदल गई लगती थी। उनकी त्वचा में कटौती करते हुए मच्छरों और चींटियों द्वारा काटे जाने जैसे दर्द की लहरें उनके पूरे शरीर में फैल गईं। ये तलवार प्रहार पहले ही उसकी सीमाओं से अधिक हो चुका था जिसे वह सह और समझ सकती थी। अभी अगर विंग चेंग ने उनसे निपटने के लिए इस तलवार का उपयोग किया होता तो उन्हें डर था कि वह पहले ही टुकड़ों में कुचल गई होती। उन्होंने भय में जीवप्ति त्रिपाठी को देखा। वह नहीं जानती थी कि जीवप्ति त्रिपाठी इसे लेने के लिए पर्याप्त मजबूत थे या नहीं। दूसरी ओर जीवप्ति त्रिपाठी की आकृति पूरी तरह से काली गैस से घिरी हुई थी और उनकी सच्ची उपस्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। अंधेरे में केवल 2 लाल आंखें एक भयानक रोशनी उत्सर्जित करती थीं। वे आंखें पागलपन और शांतता से भरी हुई थीं। विरोधाभासों का संयोजन अत्यंत अजीब था। 90 या इतने तलवार शक्ति ब्लेड का सामना करते हुए जीवप्ति त्रिपाठी ने चकमा देने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपने हाथ में असुर तलवार को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत के साथ आगे काट दिया। असुर तलवार द्वारा अभी निगला गया शैतानी शक्ति डेमोनिक ची फट पड़ा। अस्थिर उतार चढ़ाव की एक लहर जीवप्ति त्रिपाठी की स्थिति पर केंद्रित होकर फूट पड़ी। पृथ्वी उठाया गया लगता था, हर जगह रेत और पत्थरों को भेजता था। हालांकि जहां असुर तलवार ने इशारा किया वहां कोई तलवार शक्ति कुछ भी नहीं था। इस तलवार प्रहार की अजीबोगरीबी भी नीलेश की कल्पना से परे थी। इस तलवार प्रहार को जारी करने के बाद जीवप्ति त्रिपाठी सीधे हो गए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ जीवप्ति त्रिपाठी ने अपना हाथ उठाया और अपने कंधे पर खूनी तलवार को टिकाया। यह मुस्कान आत्मविश्वास से भरी हुई थी। विंग चेंग की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। हालांकि उन्होंने कोई हमला आते हुए नहीं देखा, उनके दिल में डर की एक मजबूत भावना उमड़ पड़ी। यह मौत के आह्वान की तरह था। पलक झपकते ही विंग चेंग के 90 तलवार शक्ति ब्लेड जीवप्ति त्रिपाठी की ओर उड़ गए। हालांकि हवा में कटोरे के आकार का एक अंधेरा छेद अचानक दिखाई दिया। ये दृश्य अत्यंत अजीब था, जैसे कि किसी ने गलती से एक पेंटिंग पर स्याही की एक बूंद गिरा दी हो। जैसे ही अंधेरा छेद दिखाई दिया वह अचानक फैल गया, जैसे कि इसमें सब कुछ निगलने की शक्ति थी। जहां भी काली रोशनी गुजरी नीलेश की दृष्टि अंधेरी हो गई और वह अब कुछ भी नहीं देख सकी। अंधेरे में पॉपिंग आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी, जैसे कि किसी को तलवार शक्ति ब्लेड से मारा गया हो। नीलेश का दिल कांप उठा क्योंकि उन्होंने पहचाना कि इस ध्वनि का स्रोत वह जगह थी जहां जीवप्ति त्रिपाठी खड़े थे। इससे पहले कि वह यहाँ तक कि चिल्ला सकती, विंग चेंग ने भी एक दबी हुई कराह छोड़ी। दुनिया एक बार फिर सामान्य हो गई। एक पल के बाद नीलेश ने अंततः एक तेज रोशनी को देखा और उनके सामने सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। चारों ओर देखते हुए दुनिया स्पष्ट थी। सूरज डूब चुका था और आसमान लाल रंगा हुआ था। पृथ्वी को एक खूनी लाल रंग में रंगता था। एक हिंसक दिल की धड़कन सुनकर नीलेश ने घबराहट में जीवप्ति त्रिपाठी की ओर देखा, केवल ये देखने के लिए कि वह अभी भी उसी जगह खड़ा था। उनके ऊपरी शरीर पर सभी कपड़े टुकड़ों में फाड़ दिए गए थे, उनकी मजबूत आकृति को प्रकट करते हुए।
हालांकि उनका शारीरिक गठन विशेष रूप से मजबूत नहीं था, एक नज़र में ये स्पष्ट था कि वह विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। अब उनकी पीठ पर कई लाल धब्बे थे और एकल सांस के समय के बाद उनमें से खून उमड़ रहा था। ये तलवार शक्ति ब्लेड के कारण हुए घाव थे। नीलेश अपने मुंह को ढकने से खुद को नहीं रोक सकी, उनकी सुंदर आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। हार गया। इतना शक्तिशाली और स्वर्ग विरोधी आदमी वास्तव में हार गया था। विंग चेंग ही को फिर से देखते हुए वह भी अपनी मूल स्थिति में खड़ा था, जैसे कि उसने बिल्कुल हलचल नहीं की थी। उसका शरीर एक भाले की तरह सीधा, उसकी आंखें एक नियंत्रित और अड़ियल रोशनी से भरी हुई थी। उसकी लंबी तलवार अब उसके सामने थी और एक कोमल हवा बीत गई, जिससे उसके कपड़े फड़फड़ाए। लाल की एक बूंद धीरे धीरे उसके सीने में फैल गई, धीरे धीरे विस्तारित हो गई। उसका मुंह थोड़ा सा झटका लगा, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आया। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे कठोर हो गई। उसकी आंखों में अनियंत्रित और अड़ियल नजर धीरे धीरे फीका पड़ गया, खाली और निर्जीव हो गया, जीवन से पूरी तरह से रहित। नीलेश खतरे में चिल्लाई, उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत जटिल थी। क्या ये एक आपसी विनाश समाप्ति थी? जीवक्ति त्रिपाठी की ओर से अचानक एक हल्की खांसी आई, खांसी खांसी नीलेश के पूरे शरीर को कांपने का कारण बनी। अपना सिर मोड़ते हुए उन्होंने जीवक्ति त्रिपाठी को अपनी असुर तलवार को पकड़े हुए देखा। उनकी आकृति डगमगाती हुई गिरने की कगार पर लगती थी। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपना सिर मोड़ने के लिए संघर्ष किया और उसे देखा। उनके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान लटक रही थी। सुंदरता, क्या तुम आकर मेरी मदद कर सकती हो? ये बदबूदार बच्चा वास्तव में नहीं मरा। नीलेश ने दांत भींचे, एक पल के लिए झिझकते हुए उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया। 1000 से अधिक मीटर की दूरी ने नीलेश को 20 से अधिक सांसों का समय लिया। एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ जीवक्ति त्रिपाठी को देखते हुए नीलेश का मनोदशा उतार चढ़ाव हुआ। अगर वह उसे अभी और यहाँ मार डालते, भविष्य में उन्हें अपने दिमाग में ब्रांड के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि इस आदमी ने उस अलग जगह में उनके लिए कैसे खड़ा हुआ था, गुस्से में भी शिवमिंग, बाई जूमिंग और उसके साथी शिक्षु भाई को मार डाला था, और यहाँ तक कि शैतानी जानवरों द्वारा घिरे होने से उनकी जान भी बचाई थी, नीलेश खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला सकी। इस बार अगर यह उनके लिए नहीं होता, वह निश्चित रूप से विंग चेंग ही के चंगुल से बच नहीं पाई होती। इसके बारे में सोचते हुए उन्होंने पहले ही उन्हें 2 बार बचाया था। हाँ, क्या एक सिर दर्द! जीवक्ति त्रिपाठी ने चिल्लाया, जमीन पर पड़ी चीज को उठाओ और मुझे दो। नीलेश के विचार बाधित हो गए। नीचे देखते हुए उन्होंने जमीन पर एक छोटा कपड़ा बैग देखा और उसे उठाने के लिए नीचे झुक गईं। इसे जीवक्ति त्रिपाठी को सौंपते हुए उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, ये क्या है? जीवक्ति त्रिपाठी ने हल्के से हंसते हुए कहा, ये कुछ नहीं, बस एक छोटी कलाकृति है। जैसे ही उन्होंने ब्रह्मांड बैग, यूनिवर्स बैग को अपनी पतलून की जेब में भरा, फिर बिना किसी विनम्रता के निशान के उन्होंने नीलेश को खींच लिया और उनके कंधे पर अपनी बांह लपेट दी, अपना अधिकांश वजन उन पर रखते हुए। जीवक्ति त्रिपाठी ने इशारा किया, चलो विंग चेंग ही के पास चलते हैं। नीलेश ने उन्हें एक असंतोषजनक नजर दी, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी रूप से उन्हें विंग चेंग ही की ओर चलने में मदद की। विंग चेंग ही के सामने पहुंचकर जीवक्ति त्रिपाठी ने अपने कपड़ों में पहुंचा और चारों ओर खोजा। अंततः उन्हें एक छोटी बोतल मिली जो एक तरफ से आधी भरी हुई थी। जीवक्ति त्रिपाठी ने हंसा, हाँ, उनका अनुमान गलत नहीं था। विंग चेंग ही के पास भी तेजस्वी ज्वाला रस, ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड था, शक्ति धारक चिजियानजिंग से कहीं अधिक। नीलेश ने खाली घूरा, यह क्या है? हालांकि वह जानती थी कि यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा था, वह अभी भी इसके लिए पूछने के लिए खुद को नहीं ला सकी। जीवक्ति त्रिपाठी ने मुस्कुराया, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, चलो एक जगह ढूंढते हैं, मुझे पहले ठीक होने की जरूरत है। डॉट डॉट जंगल में जमीन में एक छोटे छेद के अंदर जीवक्ति अपने ऊपरी शरीर को नंगे करके पालथी मारकर बैठा था। विंग चेंग ही के साथ उनकी लड़ाई, उनकी चोटें गंभीर नहीं थी, वे केवल शारीरिक घाव थे। ये विंग चेंग ही की तलवार शक्ति नहीं थी जिसने उन्हें घायल किया, यह उनका तलवार इरादा था। विंग चेंग ही के 10,000 तलवारें एक की ओर लौटती हैं। तलवार इरादे ने जीवक्ति त्रिपाठी के शरीर में प्रवेश किया था। इस पल में वह दोनों हाथों में असुर तलवार को पकड़े हुए था, उसके तलवार इरादे को समझने की कोशिश कर रहा था। असुर संप्रदाय की पवित्र कलाकृति प्राप्त करने के बाद जीवक्ति त्रिपाठी ने केवल एक बार इसका उपयोग किया था, ऊंचे आसमान के मंडप में बाईयून फंग के साथ अपनी लड़ाई के दौरान। उस समय उन्होंने अभी असुर तलवार को अपने शरीर में परिष्कृत किया था और उसे जानने के लिए समय नहीं था, इसलिए उसकी समझ एक स्वर्ग श्रेणी की कलाकृति की उस सीमा तक सीमित थी। पिछले 1 साल में असुर तलवार को उनके शक्ति केंद्र में जीवन शक्ति द्वारा पोषित किया गया था, उनके शरीर के साथ विलय हो गया था। अब तक यह अंततः एक बन गया था। इस बार इसका उपयोग करने से जीवक्ति त्रिपाठी को यह पता चला कि असुर तलवार केवल एक स्वर्ग श्रेणी की आक्रामक कलाकृति नहीं थी, इसमें एक बहुत ही खास कार्य भी था। वह दुश्मन की तलवार कौशल को जब्त करना और उन्हें अपने लिए उपयोग करना था। ये एक कार्य था जो केवल तलवार कौशल को लक्ष्य बनाता था। विंग चेंग ही के साथ अपनी आखिरी लड़ाई में असुर तलवार ने एक ब्लैक होल बनाने के लिए जीवक्ति त्रिपाठी के स्वर्ण शरीर, गोल्डन बॉडी से बड़ी मात्रा में बुराई ऊर्जा, इविल एनर्जी का उपयोग किया था।
इस ब्लैक होल ने विंगचेंग ही के तलवार कौशल की घातकता को निगल लिया था, केवल तलवार इरादे को पीछे छोड़कर। यही कारण था कि जीवप्ती त्रिपाठी ने बचने की कोशिश नहीं की और इसके बजाय अपने शरीर का उपयोग इस हमले का सामना करने के लिए किया। हालांकि तलवार इरादे ने भी जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में प्रवेश किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल दिखाई दिया। तलवार इरादा एक तलवार कौशल का सार था, बिल्कुल एक व्यक्ति की दैवीय चेतना की तरह। तलवार इरादे के बिना एक तलवार कौशल केवल एक रूप था, कभी भी अपनी अधिक शक्ति को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होगा। इस पल में जीवप्ती त्रिपाठी इस तलवार कौशल के तलवार इरादे को समझ रहे थे। 10,000 तलवारें एक की ओर लौटती हैं कि रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक बार जब वह सफल हो गया तो उनके पास एक तलवार कौशल होगा जिसका वह उपयोग कर सकते थे। इसके अलावा इस तलवार कौशल का ग्रेड कम नहीं होगा। 9 सितारा तलवार संप्रदाय का गुप्त तलवार कौशल एक रहस्यमय ग्रेड, मिस्टीरियस ग्रेड तलवार कौशल था। असुर तलवार का कार्य बहुत अजीब था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह असुर संप्रदाय की पवित्र कलाकृति बन गई थी। हालांकि किसी के तलवार कौशल को जब्त करना भी एक खतरनाक कार्य था। अगर कोई सावधान नहीं था तो वे केवल इसे जब्त करने में विफल नहीं होंगे, वे गंभीर रूप से घायल भी होंगे। जीवप्ती त्रिपाठी जल्दी में नहीं था, धीरे धीरे इस तलवार कौशल को समझ रहा था। उनके दिमाग में वह लगातार विंगचेंग ही के 10,000 तलवारें एक की ओर लौटती हैं के साथ साथ उनकी जीवन शक्ति से उतार चढ़ाव को फिर से चला रहे थे। असुर तलवार ने भी अजीब कंपनों का एक विस्फोट दिया, इसके साथ गूंजता था। नीलेश गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, मौत से उब गई थी, एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ बंद जीवप्ती त्रिपाठी को घूर रही थी। अपने बालों के साथ खेलते हुए नीलेश ने अपने होंठ भींचे, यह विचार करते हुए कि क्या उन्हें जीवप्ती त्रिपाठी पर हमला करना चाहिए और इस घृणित बदबूदार बच्चे को मार डालना चाहिए। लेकिन लंबे समय तक इसके बारे में सोचने के बाद भी वह अभी भी अपना मन नहीं बना सकी, उनका दिल गांठों में था। 264 ओम कहानी का अनुवाद मार्शल शिखर ओम। काफी देर बाद नीलेश ने मंदाह भरी, पीछे मुड़ी और चली गई। जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उस दिशा में घूरने लगी जिधर वह गायब हुई थी। उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान दिखाई दी। बूढ़े दानव ओल्ड डेमन ने जल्दी से उन्हें याद दिलाया, युवा स्वामी, उस छोटी लड़की ने आपको मारने के बारे में सोचा लगता है, लेकिन किसी कारण से हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार हार मान ली। वह नीलेश की गतिविधियों पर सतर्क थे और स्वाभाविक रूप से उनके चेहरे के हाव भाव को अभी देखा था। जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे से सिर हिलाया और आंखें बंद करके ध्यान करना जारी रखा। मुझे पता है, उसने एक बुद्धिमान विकल्प चुना। आधा दिन बाद नीलेश लौटी, अपने साथ बहुत सारी सूखी लकड़ी और एक शिकार लेकर आई। एक अलाव जलाकर और शिकार को भूनकर नीलेश उसके बगल में बैठ गई ताकि खुद को गर्म कर सके, जबकि जीवप्ती त्रिपाठी के जागने का इंतजार कर रही थी। 3 दिन बाद जैसे ही नीलेश जीवप्ती त्रिपाठी को कोस रही थी, अचानक पास से एक मंद तलवार इरादा आया। नीलेश का सुंदर चेहरा तुरंत रंग बदल गया क्योंकि वह सतर्कता से खड़ी हो गई और इस तलवार इरादे के स्रोत की दिशा में देखा। तुरंत उनके चेहरे पर आश्चर्य का एक भाव दिखाई दिया, क्योंकि ये तलवार इरादा वास्तव में उस गड्ढे से आ रहा था जहां जीवप्ती त्रिपाठी ठीक हो रहे थे। ये तलवार इरादा बहुत परिचित था। ये वही तलवार इरादा था जो कुछ दिनों पहले दिखाई दिया था जब विंगचेंग ही ने अपनी स्वर्ग को हिलाने वाली तलवार तकनीक, हेवन शेकिंग स्वॉर्ड टेक्निक, प्रदर्शित की थी। लेकिन अब ये वास्तव में जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर पर फिर से दिखाई दे रहा था। नीलेश ने संदिग्ध नजर से इसे घूरा, उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। धीरे धीरे ये तलवार इरादा मजबूत और मजबूत हो गया। जिस दर से यह बढ़ रहा था वह काफी तेज थी। केवल एक कप चाय पीने में लगने वाले समय में यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां नीलेश का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। यह ऐसा था जैसे मृत विंगचेंग ही वापस जीवित हो गया हो और उस अद्भुत तलवार तकनीक को फिर से प्रदर्शित करने वाला हो। एस्टरिस्क होंग, एस्टरिस्क, वह गड्ढा जहां जीवप्ती त्रिपाठी छिपे हुए थे अचानक फट गया, हवा को धूल के एक बादल से भर दिया क्योंकि एक आकृति अंदर से बाहर उछल पड़ी, पीछे लाल रोशनी की एक पगडंडी छोड़कर। नीलेश चिल्लाई और जल्दी से पीछे हट गई, आश्चर्य में इस आकृति के स्रोत की ओर देखते हुए, केवल जीवप्ती त्रिपाठी को अपनी आंखें बंद करके देखने के लिए। उनके हाथ में गहरे लाल रंग की लंबी तलवार कलाकृति थी, जगह पर अचल खड़ी थी। उनकी जीवन शक्ति उतार चढ़ाव कर रही थी, अजय एक तेज तलवार की तरह उनके शरीर को भेदती थी। छक, गहरे लाल रंग की तलवार ने एक तेज आवाज दी। इस ध्वनि के बाद जीवप्ती त्रिपाठी की जीवन शक्ति सक्रिय हो गई लगती थी। पलक झपकते ही उनके चारों ओर सैकड़ों तलवार ऊर्जाएं दिखाई दी। एक और कुछ 100, एक पल बाद पूरी दुनिया एक बार फिर तलवारों की एक दुनिया में बदल गई, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कुछ दिनों पहले देखा था। ये एक चौंकाने वाला दृश्य था। नीलेश ने अपना मुंह ढक लिया, वह अत्यंत हैरान थी। उस दिन विंगचेंग ही ने कहा था कि यह चाल 9 सितारा तलवार संप्रदाय की गुप्त तकनीकों में से एक थी, तो जीवप्ती त्रिपाठी इसका उपयोग कैसे कर सकते थे। उस सबसे ऊपर जीवप्ती त्रिपाठी ने जो तलवार शक्ति संघटित की थी उसकी संख्या विंगचेंग ही की तुलना में बहुत अधिक थी। विंगचेंग ही ने उस दिन अपनी जीवन शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया था और केवल 2000 तलवार शक्ति संघटित करने में सक्षम थे। हालांकि इस पल में जीवप्ती त्रिपाठी 3000 से अधिक रोशनी की धारों में बदल गए थे। 3000 जीवप्ती त्रिपाठी की सीमा थी। इस पल में उनकी अभिव्यक्ति कठिन हो गई।
तलवार के एक झटके के साथ 3000 से अधिक तलवार शक्ति पलक झपकते ही एक साथ जुड़ गई। उनमें से केवल 100 के आसपास बचे थे। जहां भी तलवार की नोक ने इशारा किया, तलवार शक्ति, जिसमें एक जबरदस्त विनाशकारी शक्ति शामिल थी, एक निश्चित दिशा में गोली मार दी गई। एस्टरिस्क होन 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 एस्टरिस्क। उस दिशा में जमीन तुरंत छेद से भरी हुई थी और खंडित हो गई थी। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण थी। 9 सितारा तलवार संप्रदाय की गुप्त तकनीक, एक रहस्यमय ग्रेड तलवार कौशल। निश्चित रूप से यह अत्यंत शक्तिशाली था। ये 4 स्टार मार्क के क्षणिक विस्फोट से कम नहीं थी। हालांकि उसी समय इसने जीवन शक्ति की एक काफी मात्रा का उपभोग किया। कोई आश्चर्य नहीं कि इस चाल का उपयोग करने के बाद विंग चेंग ही थका हुआ लगता था। हालांकि स्टार मार्क की तुलना में 10,000 तलवारें एक की ओर लौटती है में कई फायदे थे। क्योंकि यह चाल 2 भागों से बनी थी। एक जीवन शक्ति का उपयोग करके तलवार शक्ति को संघटित करना था, जिसका उपयोग हमला करने के लिए किया जा सकता था, जबकि दूसरा इन तलवार शक्ति को एक साथ जोड़ना और उन्हें भव्य उपलब्धि चरण तक खेती करना था, उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम एक एकल तलवार प्रहार में परिवर्तित करना था। विंग चेंगी ने इसे भव्य उपलब्धि चरण तक खेती नहीं की थी और न ही जीवक्ति त्रिपाठी ने। हालांकि इस तलवार कौशल को सीखने में सक्षम होने के कारण जीवक्ति त्रिपाठी पहले ही बहुत संतुष्ट थे। कम से कम भविष्य में जब वह असुर तलवार का उपयोग करेंगे तो वह अब केवल अंधेरे में काट नहीं रहे होंगे, वह कम से कम अपने तलवार कौशल का उपयोग करने में सक्षम होंगे। उनके शरीर में हाल ही में गठित जीवन शक्ति एक बार फिर एक साथ जुड़ गई और एक तलवार की तरह तेज हो गई, तेजी से उनके मेरिडियन के माध्यम से बहती थी। जीवक्ति त्रिपाठी की अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण हो गई क्योंकि वह अचल रहे। आधे घंटे बाद एक अदृश्य आभा अचानक फैल गई, जिससे जीवक्ति त्रिपाठी का शरीर कांप उठा क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें खोली। जीवन शक्ति सीमा, युएनची बाउंड्री, दूसरा चरण। इस रहस्यमय ग्रेड मार्शल कौशल की मदद से जीवक्ति त्रिपाठी की ताकत एक और स्तर तक बढ़ गई थी। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने असुर तलवार को दूर रख दिया। उनके पीछे पैरों की आवाज सुनकर जीवक्ति त्रिपाठी मुड़े और नीलेश को उनके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ उनकी ओर चलते हुए देखा। जब वह लगभग 1 दर्जन मीटर दूर थी तो वह रुक गई। हालांकि उनका चेहरा शरारती ढंग से मुस्कुरा रहा था, उनकी आंखों में अदृश्य सतर्कता और भय का एक निशान था। अभी ठीक उनके सामने जीवक्ति त्रिपाठी ने चमत्कारिक ढंग से फिर से सफलता प्राप्त की थी। वह कैसे ध्यान नहीं दे सकती थी। ये सफलता बहुत अजीब थी। इसके होने का कोई संकेत नहीं था, जिससे नीलेश को ईर्ष्या और प्रशंसा दोनों महसूस हुई। एक लंबे मौन के बाद नीलेश ने आखिरकार कहा, चूंकि तुम जाग गए हो, मैं जा रही हूँ। उन्होंने जीवक्ति त्रिपाठी से यह नहीं पूछा कि उन्होंने विंग चेंगी का तलवार कौशल कैसे सीखा था। इस समय वह जितना अधिक जानती थी उतना ही अधिक हानिकारक होगा। नीलेश एक स्मार्ट महिला थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि कब आंखें बंद करनी है। जीवक्ति त्रिपाठी ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? नीलेश एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर धीरे से मुस्कुराई और एक नर्म आवाज में कहा, मैं और कहाँ जा सकती हूँ? निश्चित रूप से मैं तियान लैंग राजवंश टियन लैंग डायनेस्टी वापस जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना मुंह ढक लिया और अपनी आंखें झपकाते हुए कहा, क्या मैं घर नहीं जा सकती हूँ? जीवक्ति त्रिपाठी हल्के से मुस्कुराए। उनके स्वर में अखंडनीय अर्थ का एक संकेत था, तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है, अब से बस मेरा पीछा करो। नीलेश एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर मीठा मुस्कुराई, मैं आपका पीछा क्यों करूंगी? कोई बात नहीं, मैं अभी भी तियान लैंग राजवंश की एक सदस्य हूँ। अगर मैं आपके संप्रदाय में वापस आपके पीछे जाती हूँ तो मेरे साथ हर जगह तिरस्कार किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। जीवक्ति त्रिपाठी ने गंभीरता से कहा, तुम्हें और अधिक कपड़े पहनने चाहिए, तुम एक महान कुरु महिला से अलग नहीं लगोगी। मुझे मेरी सेवा करने के लिए एक दासी की जरूरत है, इसलिए चाय परोसने, मेरे बिस्तर को गर्म करने और मेरे रजाई को फोल्ड करने के लिए मेरे साथ वापस आओ। नीलेश की अभिव्यक्ति थोड़ा बदल गई, लेकिन उन्होंने फिर भी एक जबरदस्त मुस्कान दी, क्या तुम गंभीर हो? तुम्हें क्या लगता है? नीलेश आखिरकार इसे और अधिक सह नहीं सकी। उनके चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे फीका पड़ गया क्योंकि उनकी आंखें अंतहीन शिकायत से भर गईं। भौहें सिकुड़ते हुए उन्होंने पैर ठोका, क्या तुम उचित नहीं हो सकते? मैं 3 दिनों तक तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ रुकने के लिए काफी दयालु थी और अब तुम जागने के बाद मुझे अपनी दासी बनाना चाहते हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें तब मार डालती जब तुम ठीक हो रहे थे। यह महसूस करते हुए कि उन्होंने बहुत अधिक कह दिया है, नीलेश ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। घबराहट में जीवक्ति त्रिपाठी की प्रतिक्रिया को देखते हुए उन्होंने एक जबरदस्त मुस्कान दी और कहा, मैं बस सोच रही थी, मैं वास्तव में कुछ करना नहीं चाहती थी, इसलिए गुस्सा मत होना। जीवक्ति त्रिपाठी जोर से हंसे, हाँ। नीलेश अधिक से अधिक असहज हो गई। उनके लाल होंठ काटते हुए उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। वह समझ नहीं सकती थी कि जीवक्ति त्रिपाठी क्या सोच रहे थे। जीवक्ति त्रिपाठी मुस्कुराए, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम इतनी गंभीर क्यों हो? नीलेश का सुंदर चेहरा ठंडा और ठंडा हो गया। नीलेश ने दांत खींचते हुए पूछा, मजाक? जीवक्ति त्रिपाठी ने सिर हिलाया, मैं तुम्हें अपने साथ वापस नहीं ले जाऊंगा। नीलेश की आंखें चमक उठी, तुम्हारी कोई स्त्री है? जीवक्ति त्रिपाठी शरारत से मुस्कुराए।
ये जानकर नीलेश खुद को ठंड से फुसफुसाने से नहीं रोक सकी, स्पष्ट रूप से याद करते हुए कि जीवती त्रिपाठी ने उस अलग दुनिया में उनके साथ कितनी ज्यादती की थी। उनका दिल कड़वाहट से भरा हुआ था, लेकिन उनका साहस बढ़ने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उन्होंने आगे बढ़कर कदम बढ़ाया। अपनी कमर को हिलाते हुए वह सीधे जीवती त्रिपाठी के बगल में चली गई, उनसे चिपक गई। उनकी एक बांह को पकड़कर नीलेश ने अपनी ऊंची स्तनों को दबाया। नीलेश ने अपनी ठोड़ी को थोड़ा सा उठाया। जीवती त्रिपाठी को उकसाते हुए देखकर उन्होंने कहा, मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं आपके साथ वापस जाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहूंगी कि वह किस तरह की स्त्री है जो इतने बेशर्म आदमी को अपने लिए पूरी तरह दीवाना बना सकती है। जीवती त्रिपाठी ने सार्थक रूप से मुस्कुराया, क्योंकि उन्होंने महान रुचि के साथ उन्हें घूरा। नीलेश ने तिरस्कार में मुस्कुराया, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। जीवती त्रिपाठी का मुंह एक दुष्ट मुस्कान में घूम गया, स्त्री, आग के साथ खेलने से सावधान रहो। नीलेश का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। अचानक उस अलग दुनिया में हुई हर चीज को याद करते हुए वह जल्दी से जीवती त्रिपाठी से दूर हो गई, जैसे कि वह एक सांप था। उनका दिल नफरत से भरा हुआ था, उनका सीने ऊपर और नीचे सांस ले रहा था। उनके पास वास्तव में उन्हें चुनौती देने की योग्यता नहीं थी, उनकी आत्मा उनके नियंत्रण में थी। अगर उन्होंने वास्तव में उन्हें उकसाया तो इस वीरान जंगल में। नीलेश ने क्रूरता से शाप दिया, मैं वापस जा रही हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं तुम्हें फिर कभी न देखूं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी स्त्री तुम्हें फेंक दे, तुम्हें अपने बाकी जीवन के लिए अकेला छोड़ दे। जीवती त्रिपाठी ने भौहें से कुड़ी, रुको। नीलेश का दिल धड़क गया, तुम क्या करना चाहते हो? वह जीवती त्रिपाठी के साथ एक और पल बिताना नहीं चाहती थी। जैसे ही वह सतर्क थी, उन्होंने जीवती त्रिपाठी को अपनी पतलून की जेब से कुछ बोतलें निकालते हुए देखा। फिर उनमें से दो से उन्होंने एक बूंद तरल बाहर निकाला और लापरवाही से उनकी ओर फेंक दिया। नीलेश ने इसे पकड़ा और संदिग्ध रूप से पूछा, ये क्या है? एक बूंद तेजस्वी ज्वाला रस, ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड, और एक बूंद आत्मा शुद्धि ओस, सोल क्लेंजिंग ड्यू। नीलेश की अभिव्यक्ति कांप गई, क्योंकि उन्होंने आश्चर्य में जीवती त्रिपाठी को घूरा, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे पर सुखद आश्चर्य का एक भाव दिखाई दिया। वह विश्वास नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर बोतल खोली और एक झटका लिया। ये निर्धारित करने के बाद कि ये दो बोतलें वास्तव में तेजस्वी ज्वाला रस और आत्मा शुद्धि ओस थीं, नीलेश ने उन्हें कीमती खजाने की तरह अपनी बाहों में पकड़ लिया। उनके हाथ कसकर उन्हें पकड़ रहे थे। मेरे लिए। जीवती त्रिपाठी ने सिर हिलाया, इसे इतने समय तक आपको धमकाने के लिए एक इनाम मानो। नीलेश का सुंदर चेहरा थोड़ा सा शर्मा गया, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक जीवती त्रिपाठी को घूरा और फिर फुसफुसाया, वास्तव में तुम उतने बुरे नहीं हो। जीवती त्रिपाठी ने मुस्कुराया, लुभाया, मेरे साथ आने के लिए बहुत देर नहीं हुई है। नीलेश ने फुसफुसाया, दफा हो जाओ। उनकी अभिव्यक्ति अचानक अत्यंत गरिमापूर्ण हो गई। चिंता मत करो, मैं चुपके से उनका उपयोग करूंगी, मैं तुम्हें खुलासा नहीं करूंगी। अगर तुम भविष्य में कभी तियान लैंग राजवंश आते हो तो मुझे ढूंढने के लिए बस सेन लुओ मंदिर, सेन लुओ टेम्पल आना, मैं तुम्हारा अच्छी तरह से मनोरंजन करूंगी। हे, नीलेश ने दांत खींचते हुए आखिरी वाक्य थूक दिया। नीलेश ने हंसा, बदबूदार आदमी, अपना ध्यान रखना। उनका शरीर हल्का सा पीछे उछल गया, अपनी गति कौशल, मूवमेंट स्किल का उपयोग करते हुए, और जल्द ही नजर से गायब हो गई। इस बार वह आखिरकार जीवती त्रिपाठी के नियंत्रण से मुक्त थी। नीलेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिल से एक विशाल पत्थर उठा लिया गया हो। हालांकि उनके दिमाग में अभी भी भ्रांत था, जीवती त्रिपाठी महान कुरु राजवंश में थे जबकि वह तियान लैंग राजवंश में थी। डरने के लिए क्या था? एक बार जब वह संप्रदाय वापस चली गई तो वह अपने गुरु से पूछेगी कि क्या उनके पास उनके दिमाग में भ्रांत को हटाने का कोई तरीका है। नीलेश के गायब होने की दिशा में देखते हुए जीवती त्रिपाठी मुस्कुराए, मुड़े और एक उल्का की तरह उड़ गए। उस जगह से गुजरते हुए जहां उन्होंने कुछ दिनों पहले विंगचेन ही के साथ लड़ाई की थी, जीवती त्रिपाठी ने देखा कि विंगचेन ही का शरीर कहीं भी नहीं मिल रहा था। इसके बजाय पास में एक नया खोदा गया टीला था, जिसे नीलेश द्वारा छोड़ा जाना चाहिए था। इस स्त्री का दिमाग काफी तेज है। एक दिन बाद जीवती त्रिपाठी एक पास के शहर में पहुंचे, एक गाड़ी किराए पर लेने के लिए कुछ पैसे खर्च किए और कोचमैन को बताया कि कहाँ जाना है, इससे पहले कि अपनी जीवन शक्ति और दर्पण क्षेत्र मिरर रेल्म को मजबूत करने के लिए एकांत में चले गए। 265 ओम कहानी का अनुवाद। मार्शल शिखर ओम। औषधि राजा घाटी, मेडिसिन किंग्स वैली, एक विशेष बल था जो बहते समय के महान सम्राट फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर से हजारों वर्षों से चला आया था। संप्रदाय कीमिया के गुरुओं एल्केमी मास्टर्स से भरा हुआ था और इसके अधिकांश शिष्य उत्कृष्ट कीमियागर एल्केमिस्ट थे। इसकी ताकत जरूरी नहीं कि बहुत मजबूत हो, केवल कुछ दूसरी श्रेणी के संप्रदायों की तुलना में थोड़ा मजबूत थी और एक पहली श्रेणी के संप्रदाय की लड़ाकू ताकत से बहुत नीचे थी। हालांकि इसका प्रभाव किसी भी अन्य बल से अतुलनीय था। जब तक कोई खेती करने वाला कल्टिवेटर था, खेती की प्रक्रिया में उन्हें कुछ गोलियां लेने की जरूरत होगी और ये सभी गोलियां कीमियागरों द्वारा बनाई जाती थी। दुनिया के सभी कीमियागरों के लिए औषधि राजा घाटी उनके दिलों में पवित्र भूमि, होली लैंड थी। कोई भी कीमियागर जब औषधि राजा घाटी का उल्लेख करता था तो अत्यंत पवित्र और सम्मानजनक होता था। कई लोग कीमिया का अध्ययन करने और गोली ऋषि पिलसेज की विरासत देखने के लिए औषधि राजा घाटी में शामिल होने को अपने जीवन का लक्ष्य मानते थे।
गोली ऋषि, औषधि राजा घाटी के संस्थापक, कई साल पहले मर चुके थे, लेकिन समय बीतने के बावजूद भी कीमियागरों के दिलों में उनकी पवित्र स्थिति को मिटा नहीं सका। यह अफवाह थी कि कीमिया की वंशावली अतीत में गोली संत पिलसेन द्वारा दी गई थी। औषधि राजा घाटी को केंद्र के रूप में लेते हुए खेती करने वालों की वर्तमान पीढ़ी घायल होने पर गोलियां लेने में सक्षम थी। गोली ऋषि ने अपने कीमिया कौशल को सौंपने से पहले दुनिया की खेती करने वाले केवल जड़ी बूटियों को ढूंढना और उन्हें पूरा निगलना जानते थे। ये सिर्फ एक किंवदंती थी, लेकिन किंवदंतियां हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं और पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। हालांकि इस किंवदंती में एक बात सच थी, गोली संत वास्तव में अस्तित्व में थे और उनका चित्र अब औषधि राजा घाटी के निषिद्ध क्षेत्र फॉरबिडन एरिया में खड़ा है। बहते समय के महान सम्राट के हजारों वर्षों तक बिना किसी अपक्षय के निशान के बचते हुए यह अपने आप में एक चमत्कार था। हालांकि औषधि राजा घाटी के नाम में घाटी शब्द था, ये बल एक पहाड़ी घाटी में नहीं बनाया गया था। इसके चारों ओर 1 दर्जन से अधिक पहाड़ थे, जिनमें से प्रत्येक 1000 फुट से अधिक ऊंचा था। ये पहाड़ एक घेरा बनाते थे, कई सौ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते थे। कई सौ वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र वह जगह थी जहां औषधि राजा घाटी स्थित थी। प्रत्येक पर्वत शिखर में शक्तिशाली कीमियागर वहां रहते थे। उनमें से कुछ शिष्यों को ले रहे थे और अपना प्रभाव फैला रहे थे। कुछ अकेले थे, अकेले खेती कर रहे थे और कीमिया को समझ रहे थे। प्रत्येक पहाड़ में 1 या 2 एकड़ औषधि क्षेत्र मेडिसिन फील्ड्स थे, जो विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक घास, स्पिरिट ग्रासेस और जड़ी बूटियों के साथ लगाए गए थे, जो लोगों के मुंह में पानी ला देते थे। औषधि गुरुओं की पूरी घाटी में कीमिया सामग्रियों की एक अंतहीन आपूर्ति थी। इन पहाड़ों के केंद्र में एक घाटी जैसा अस्तित्व था। यह आसपास के पहाड़ों की शांति से अलग था। ये घाटी कई वर्षों से यहाँ थी, हर दिन गतिविधि से भरा रहता था। खेती करने वाला आना और जाना एक अंतहीन धारा में नदी पार करती हुई कापकी एक स्कूल की तरह था। कोई अन्य कारण नहीं था। घाटी के बीच में बसा ये छोटा शहर वह जगह थी जहां औषधि राजा घाटी बाहरी दुनिया के खेती करने वाले के साथ बातचीत करती थी। अगर एक खेती करने वाला गोलियां परिष्कृत करना चाहता था तो वे पर्याप्त सामग्री लाएंगे। वह परिष्कृत करने के लिए औषधि गुरुओं की घाटी के शिष्यों को ढूंढने के लिए यहाँ आया था। औषधि राजा घाटी के शिष्यों ने अपनी कीमिया के लिए सोना या चांदी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने केवल तैयार उत्पाद का 1/3 स्वीकार किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस ग्रेड की गोली कोई औषधि राजा घाटी में परिष्कृत करने आया था, चाहे वह एक सामान्य ग्रेड की गोली हो या एक स्वर्ग ग्रेड की गोली। अगर परिष्करण विफल हो गया तो कहने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर गोली सफलतापूर्वक परिष्कृत हो गई तो 10 गोलियों में से 3 कीमियागर का इनाम होंगी। संग्रह की इस तरह की विधि एक शेर का मुंह खोलना और एक अत्यधिक कीमत मांगना थी। प्रत्येक स्वर्ग ग्रेड औषधीय गोली बहुत मूल्य की थी। अगर किसी ने सामग्री इकट्ठा करने के लिए कड़ी मेहनत की तो उन्हें सब कुछ खोने के जोखिम को सहन करना पड़ेगा। भले ही परिष्करण सफल हो, 30% दूसरों द्वारा एक इनाम के रूप में लिया जाएगा। लेकिन फिर भी ये खेती करने वाला की उत्सुकता और दृढ़ संकल्प को मिटा नहीं सका कि गोलियां परिष्कृत करने के लिए औषधि राजा घाटी आए, क्योंकि यहाँ कीमियागर के गोलियां परिष्कृत करने में विफल होने की संभावना बहुत कम थी और गोली सफलतापूर्वक परिष्कृत होने के बाद गोलियों की गुणवत्ता भी बाहर के कीमियागरों द्वारा परिष्कृत की गई गोलियों की तुलना में अधिक थी। इसलिए इतनी कठोर स्थितियों के बावजूद भी खेती करने वाला अभी भी उनके लिए गोलियां परिष्कृत करने के लिए किसी को ढूंढने के लिए यहाँ आने के लिए तैयार था। यह बाहर के कीमियागरों को गोलियां परिष्कृत करने देने और गलती से सभी सामग्री को नष्ट करने की तुलना में बेहतर था। औषधि राजा घाटी की प्रतिष्ठा अच्छी तरह से ज्ञात थी और इसने केवल महान कुरु साम्राज्य के खेती करने वाला को आकर्षित नहीं किया। आसपास के देशों के लोग भी अक्सर उनके लिए गोलियां परिष्कृत करने के लिए औषधि राजा घाटी के बुजुर्गों से पूछने के लिए यहाँ आते थे। बुजुर्ग आमतौर पर जल्दबाजी में काम नहीं करते थे। अगर कोई उनसे गोलियां परिष्कृत करने के लिए पूछना चाहता था तो उन्हें कम से कम स्वर्ग ग्रेड या यहाँ तक कि गहन ग्रेड, प्रोफाउंड ग्रेड सामग्री की जरूरत होगी और पारिश्रमिक अधिक होगा। औषधि राजा घाटी में 10 महान बुजुर्ग थे, जिनमें से प्रत्येक 10 आसपास के पहाड़ों में बैठे थे, जिनमें से प्रत्येक के पास अद्वितीय कौशल थे और उनके कीमिया कौशल उत्कृष्ट और अप्रत्याशित थे। अधिकांश लोग और यहाँ तक कि औषधि राजा घाटी के शिष्य भी शायद ही कभी उन्हें देखते थे। ये सभी बुजुर्ग 60 के दशक में थे और अपना अधिकांश समय कीमिया का अध्ययन करने के लिए एकांत में बिताते थे, और केवल जब कुछ विशेष रूप से महंगी सामग्री दिखाई देती थी तो वे गोलियां परिष्कृत करने के लिए कार्य करते थे। घाटी शहर में कई दुकानें थीं, लेकिन ये सभी दुकानें औषधि राजा घाटी के स्वामित्व में नहीं थीं और उनमें से 90% दुनिया में विभिन्न बलों द्वारा यहाँ स्थापित की गई थी। आखिरकार ये दुनिया के सभी कीमियागरों का केंद्र था, इसलिए ये बल जड़ी बूटियों को बेचने, सामग्री इकट्ठा करने, बुद्धि इकट्ठा करने और इसी तरह के लिए यहाँ दुकानें स्थापित करते थे। औषधि राजा घाटी खुद भी एक अकेला था, कभी भी दुनिया में किसी भी बल के साथ दुश्मन नहीं बनाया और कभी भी जानबूझकर उनमें से किसी से दोस्ती नहीं की, इसलिए हजारों वर्षों तक इसने हमेशा एक उत्कृष्ट स्थिति बनाए रखी थी। घाटी शहर में लड़ाई सख्ती से वर्जित थी, इसलिए भले ही खेती करने वालों की अंतहीन धारा आ और जा रही थी, इस शहर में किसी ने भी इस नियम का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब कोई शहर में लड़ता था तो औषधि राजा घाटी के लोगों को कार्य करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दूसरे दोनों पक्षों को मौके पर ही मार डालते थे।
लेकिन एक बार घाटी के बाहर औषधि राजा घाटी द्वारा सभी प्रकार की शिकायतों को नजरअंदाज किया जाएगा। इसलिए आसपास के हजारों किलोमीटर दो पूरी तरह से अलग दुनिया थे। पहाड़ों से घिरी घाटी के अंदर ये जीवंत और शांतिपूर्ण था, जबकि घाटी के बाहर दर्जनों किलोमीटर के लिए हर जगह लड़ाई और हत्या थी। इन सभी लोगों के घाटी में विवाद थे और मौके पर कार्य करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे मौत से लड़ने के लिए बाहर आए। इस दिन एक गाड़ी दूर से आए और औषधि राजा घाटी से लगभग 50 किलोमीटर दूर रुक गई। कोचमैन ने अपना चाबुक रख दिया और गाड़ी में चिल्लाया, छोटे भाई, हम औषधि राजा घाटी पहुंच गए हैं। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपने ध्यान से जागृत किया। उनके चेहरे पर खुशी का एक भाव था क्योंकि उन्होंने पर्दा उठाया और बाहर निकले, आश्चर्य में चारों ओर देखते हुए। ये जगह कहाँ है? आसपास का क्षेत्र खाली था। ये किस तरह की औषधि राजा घाटी थी? ये स्पष्ट रूप से जंगल था। कोचमैन मुस्कुराया और कहा, छोटे भाई नहीं जानते होंगे, लेकिन औषधि राजा घाटी के बाहर खतरों से भरा हुआ है। हम जैसे साधारण लोग जल्दबाजी से पास आने की हिम्मत नहीं करते। जब भी कोई मेहमान औषधि राजा घाटी भेजा जाना चाहता है तो वे उन्हें यहाँ भेजेंगे और वापस मुड़ेंगे। कोई भी आगे नरक का द्वार है। जीवक्ति त्रिपाठी ने भौहें सिकुड़ी और कोचमैन ने उनकी असंतोष देखी और सावधानी से उन्हें औषधि राजा घाटी के आसपास की स्थिति समझाया। ये सुनकर जीवक्ति त्रिपाठी की भौं धीरे धीरे आराम मिली। ये जानकर कि कोचमैन सच कह रहा था और जानबूझकर उन्हें यहाँ नहीं छोड़ रहा था, इसलिए उन्होंने अब और परवाह नहीं की। ये केवल कुछ किलोमीटर था, इसलिए उन्होंने लापरवाही से एक चांदी का नोट बाहर निकाला और कोचमैन को सौंप दिया। अपनी गति कौशल का उपयोग करते हुए वह शांति से दूर के पहाड़ के पास पहुंचे। हालांकि उन्होंने अभी कोचमैन को औषधि राजा घाटी के बाहर के खतरों के बारे में बात करते हुए सुना था, इसे खुद देखना जीवक्ति त्रिपाठी की कल्पना से कहीं अधिक था। रास्ते में 30 किलोमीटर से कम में उन्होंने 4 या 5 जगहें देखी जहां लोग मौत से लड़ रहे थे। इन सभी लोगों के घाटी में संघर्ष थे और फिर उन्हें हल करने के लिए बाहर आए। रास्ते में जमीन पर कई लाशें भी थीं जो अभी भी गर्मी उत्सर्जित कर रही थी। जीवक्ति त्रिपाठी चुपके से अवाक थे, लेकिन दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत का पालन करते हुए वह चुपचाप चले गए। थोड़ी दूरी तक चलने के बाद उन्होंने अचानक अपने पीछे एक पीछा करने की आवाज सुनी और हवा में कपड़ों के फड़फड़ाने की आवाज। जीवक्ति त्रिपाठी ने भौहें सिकोड़ी और देखने के लिए अपना सिर मोड़ा। उन्होंने एक आसमानी नीली पोशाक पहने हुए एक युवा लड़की को अपनी ओर भागते हुए देखा। युवा लड़की लगभग 16 या 17 साल की थी। उसकी दिखावट काफी सुंदर थी, लेकिन इस पल में उसकी बड़ी पानी वाली आंखें घबराहट से भरी हुई थीं। वह अपनी पूरी ताकत के साथ भाग रही थी। उसके पीछे 6 या 7 आकृतियां पीछा कर रही थीं। उनके चेहरे गुस्से और हत्यारे इरादे से भरे हुए थे। उनमें से प्रत्येक के पास एक तलवार थी जो अत्यंत क्रूर लग रही थी। दूसरी ओर से एक गुस्से वाली चीख आई, तुम छोटी दुष्ट, वहीं रुक जाओ। लड़की और भी तेज भागी। लोगों ने देखा कि लड़की औषधि राजा घाटी की ओर जा रही है और मदद नहीं कर सकी और पीले पड़ गए। जल्दी करो, उसे घाटी में छिपने मत दो। एक बार जब वह अंदर हो जाएगी तो हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। औषधि राजा घाटी ने मार्शल आर्ट्स को सख्ती से वर्जित किया। अगर यह लड़की वास्तव में अंदर भाग गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पलक झपकते ही लड़की जीवक्ति त्रिपाठी के सामने दौड़ पड़ी। जीवक्ति त्रिपाठी को सतर्कता से उसे देखते हुए देखकर लड़की मुस्कुराई, अपने सफेद दांतों को प्रकट करते हुए। फिर अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए उसने सांस ली और चिल्लाई, चचेरे भाई, भागो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जीवक्ति त्रिपाठी की भौं सिकुड़ गई क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाते, लड़की एक मन खुशबू के साथ हवा के एक झोंके की तरह उनके पास से दौड़ पड़ी। जीवक्ति त्रिपाठी ने दांत भींचे और प्यार से बुलाया, चचेरे भाई। लड़की का सुंदर चेहरा तुरंत कड़वा हो गया। उसके पूरे शरीर पर रोमांच खड़े हो गए। हाँ, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जीवक्ति त्रिपाठी, जो इतने युवा दिखते थे, इतने तेज होंगे। उसकी हंसी गिरने से पहले जीवक्ति त्रिपाठी का चेहरा डूब गया और दौड़ते समय उन्होंने लड़की को पकड़ने के लिए एक बड़ा हाथ बाहर निकाला। लड़की की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और उसने अपने हमले को पूरा करने के लिए एक पतला हाथ उठाया। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपने हमले को पूरा करने के लिए अपनी जीवन शक्ति का आग्रह किया। लड़की की आकृति झिलमिलाहट हुई और उसकी गति अचानक बहुत कम हो गई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, जीवक्ति त्रिपाठी ने एक हाथ से उसकी कमर पकड़ ली और दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली। अचानक उसे उसके रास्ते में रोक दिया। युवा लड़की ने घबराहट में चिल्लाया क्योंकि उसने पीछा करते हुए लोगों के समूह को तेजी से उस पर बंद होते हुए देखा। तुम क्या कर रहे हो? भागो! जीवक्ति त्रिपाठी ने ठंड से फुसफुसाया, अपनी कमर को मोड़ा और युवा लड़की को लोगों के समूह की ओर फेंक दिया जो उनके सामने इकट्ठा हो गए थे। लड़की की आंखें अविश्वास से भर गईं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जीवक्ति त्रिपाठी ऐसा करेंगी। 266 ओम कहानी का अनुवाद। मार्शल शिखर ओम। जल्दी में पकड़े जाने और फिर वापस फेंके जाने पर लड़की को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला और वह सीधे जमीन पर गिर गई। पीछा कर रहे लोगों के समूह ने जब ये दृश्य देखा तो उनकी अभिव्यक्ति बहुत हलचल हुई और वे सभी दिशाओं में बिखर गए। जब तक युवा लड़की जमीन पर उतरी तब तक सबने उसे घेर लिया था। बड़े आदमियों का सरदार दांत भींचकर चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, छोटी दुष्ट, देखते हैं अब तुम कहाँ भाग सकती हो।
बाकी लोग हंस पड़े और उनमें से कई लोगों ने लड़की के नाजुक और गोल शरीर को ऊपर और नीचे देखा। उनकी आंखों में वासना का एक निशान चमक रहा था। जीवक्ति त्रिपाठी ने इस समूह के लोगों की अभिव्यक्ति को देखा और उनका चेहरा अचानक उदास हो गया। ये लोगों का समूह, वे अच्छे लोग नहीं थे। लड़की नाराज लग रही थी और उसने अपने लाल होंठ काट लिए। अपने चारों ओर बड़े आदमियों को बहुत डर के साथ देखते हुए चलने की हिम्मत नहीं की। उसकी ताकत बहुत मजबूत नहीं थी, केवल विभाजन और पुनर्मिलन सीमा, सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री की शिखर पर थी। अब जब वह घिरी हुई थी तो वह कैसे भाग सकती थी। उसकी बड़ी पानी वाली आंखों की जोड़ी ने जीवक्ति त्रिपाठी की ओर देखा और चीख उठी, अरे दुष्ट, अरे बेशरम दुष्ट, मैं तुम्हारे बुरी मौत मरने, तुम्हारी आत्मा नष्ट होने, बिजली गिरने की बदुआ देती हूँ। अगर उसे जीवक्ति त्रिपाठी द्वारा वापस नहीं फेंका गया होता तो वह पहले ही औषधि राजा घाटी में दौड़ चुकी होती और सुरक्षित होती। ये सोचकर लड़की को गलत लगा और गुस्सा आया। जीवक्ति त्रिपाठी ने फुसफुसाया और जाने के लिए मुड़ गए। हालांकि वह जानते थे कि यह बड़े आदमियों का समूह अच्छे लोग नहीं थे। लड़की के कार्यों ने अभी उन्हें गुस्सा दिलाया था और उन्होंने उसे डराने का मन बना लिया था। उसे इतना निर्दयी देखकर लड़की को हर जगह ठंड महसूस हुई। ये देखकर कि जीवक्ति त्रिपाठी जाने वाले थे, लड़की को घेरने वाले बड़े आदमियों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनमें से दो चुपचाप बाहर दौड़ पड़े, तेज तलवारों और स्टील चाकुओं को पकड़कर जीवक्ति त्रिपाठी की ओर बढ़े। इस बात की परवाह किए बिना कि ये दोनों लोग चचेरे भाई थे या नहीं, चूंकि उन्होंने उन्हें पहले ही देख लिया था, उन्हें जीवित छोड़ने का कोई कारण नहीं था। लड़की उसे चेतावनी देने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि उसके गर्दन पर एक तेज तलवार रखी गई। ठंडक महसूस करते हुए लड़की ने तुरंत अपनी चेतावनी निगल ली। दोनों बड़े आदमी दोनों विभाजन और पुनर्मिलन सीमा के शिखर पर थे, जो लड़की के क्षेत्र के समान था और हवा की तरह तेज थे। जल्द ही वे जीवक्ति त्रिपाठी के पीछे पहुंचे। उनके हाथों में हथियार एक ठंडी रोशनी के साथ चमकते थे, क्योंकि उन्होंने सीधे जीवक्ति त्रिपाठी के महत्वपूर्ण बिंदुओं के लिए लक्ष्य रखा। युवा लड़की डर के मारे चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। उसकी बड़ी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी लंबी पलकें लगातार कांप रही थीं। इस पल में वह कुछ पछतावा महसूस करने के बिना नहीं रह सकी। उसे वास्तव में इस आदमी को, जिससे वह कभी नहीं मिली थी, पानी में नहीं खींचना चाहिए था। अभी उसका पीछा बहुत तेजी से किया जा रहा था। एक विचार उसके दिमाग में कौंधा, बस इतना ही उसने किया। वह उसे फंसाना और उसे इस तरह की आपदा का शिकार नहीं होने देना चाहती थी। जीवक्ति त्रिपाठी जो आगे चल रहे थे, उनकी पीठ पर आंखें थी लगता है। इससे पहले कि हथियार उन तक पहुंच सके, उनका शरीर अचानक आगे बढ़ गया। चमत्कारिक ढंग से उन्होंने उनके हमलों को चकमा दिया। पीछे मुड़कर जीवक्ति त्रिपाठी ने दोनों को उदासीनता से देखा। उनके मुंह के कोने धीरे धीरे ऊपर उठे। वह डरपोक ढंग से हंसे। घटनाओं के इस मोड़ ने दोनों बड़े आदमियों को हिला दिया, जिससे वे ठंडे पसीने में टूट गए। ये जानकर कि ये युवक कमजोर नहीं था, उन्होंने चिल्लाया और अपनी जीवन शक्ति को सक्रिय किया। जीवक्ति त्रिपाठी पर हमला करने के लिए अपने हत्यारे चालों का उपयोग किया। हवा में दो मुट्ठी छायाएं दिखाई दी और इससे पहले कि दोनों बड़े आदमियों को प्रतिक्रिया करने का समय मिले, उनके शरीर को एक शक्तिशाली प्रभाव से पीछे की ओर फेंक दिया गया। हवा में उन दोनों ने खून खांसा और जब वे जमीन पर गिरे, उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। बूढ़ा दानव अजीब ढंग से हंसा, जी 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 जी। उस अलग दुनिया में उन्होंने बहुत अधिक भूमिका नहीं निभाई, लेकिन अब जब वह आखिरकार बाहर आ गए थे तो उन्हें स्वाभाविक रूप से अपने कौशल को दिखाना पड़ा। काली गैस हवा को तोड़कर बाहर निकल गई, दो मृत लोगों के शरीरों के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर बाहर उड़ गई। बड़े आदमियों के सरदार ने अपने दो अधीनस्थों को तुरंत मरते हुए देखा और उनकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। तलवार को लड़की के गर्दन पर रखकर उन्होंने ठंड से चिल्लाया, जाओ। बाकी लोग घूंट लेने के बिना नहीं रह सके, एक स्वर में दहाड़ते हुए जीवक्ति त्रिपाठी की ओर जोर से दौड़ पड़े। बूढ़ा दानव ने फिर से हमला किया, जी जी, और वे सभी इस अजीब कलाकृति से चौंक गए। तुरंत उनमें से एक बूढ़ा दानव के आत्मा टुकड़ा सुआ सोल ब्रेकर ऑल को रोकने के लिए विभाजित हो गया, जबकि अन्य लोगों ने धीमा किए बिना जीवक्ति त्रिपाठी पर हमला किया। तारांकन पेंग 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 एस्टरिस्क 3 दबी हुई आवाजें बजी। बड़े आदमी जो अभी जीवक्ति त्रिपाठी के बगल में दौड़ पड़े थे, वे सभी अनजाने में पीछे उड़ गए। उनमें से प्रत्येक के सीने अंदर धंसे हुए थे। 1 साल पहले इस अलग दुनिया में प्रवेश करने के बाद जीवक्ति त्रिपाठी के प्रतिद्वंद्वी सभी विभिन्न बलों के अभिजात्य शिष्य रहे थे। इन अभिजात्य शिष्यों में से प्रत्येक में अपने क्षेत्र से ऊपर लड़ने की क्षमता थी और उनमें से प्रत्येक अपने खुद के क्षेत्र से ऊपर 2 या 3 मामूली क्षेत्रों को मारने में सक्षम था। हालांकि इन अभिजातों ने अभी भी जीवक्ति त्रिपाठी के हाथों में हार का सामना किया था, यहाँ तक कि उनमें से सबसे तानाशाही विंगचेंगी भी मौत से नहीं बच सका। ये छोटे तलना जीवक्ति त्रिपाठी के प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते थे? उनमें से प्रत्येक से एक प्रहार के साथ उनमें से किसी के पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था। कम ताकत वाले सीधे मारे गए, जबकि जो थोड़ा मजबूत थे वे जमीन पर गिर गए, पूरी तरह से लड़ने की क्षमता खो दी। जैसे ही तीनों के शरीर जमीन पर गिरे, बूढ़ा दानव बेशर्मी से अपने प्रतिद्वंद्वी को छोड़ दिया और सीधे उनकी आत्माओं को अवशोषित करने के लिए चला गया। बूढ़ा दानव के प्रतिद्वंद्वी के पास भागने का भी समय नहीं था। इससे पहले कि जीवक्ति त्रिपाठी ने उसे पकड़ लिया, दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ा और जोर से उसे मोड़ दिया। एक तेज चटक के साथ आदमी की गर्दन सीधे टूट गई और उसका शरीर जमीन पर ढीला गिर गया।
इस आदमी के शरीर को छोड़कर जीवप्ती त्रिपाठी ठंड से उस बड़े आदमी की ओर चले गए जिसने लड़की का अपहरण किया था। धीरे धीरे, कदम दर कदम, उनकी जीवन शक्ति उनके शरीर से बाहर बह रही थी। उनके कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे, उन्हें एक शानदार हत्यारे देवता का रूप देते थे। लड़की का मुंह एक घेरा बन गया क्योंकि उसने जीवप्ती त्रिपाठी को आश्चर्य में घूरा। उसने इस लड़के से उम्मीद नहीं की थी जिसे उसने इस पानी में खींचा था कि वह इतना तानाशाही होगा। वह उससे ज्यादा बड़ा नहीं लगता था, तो वह इतना मजबूत कैसे हो सकता था। उसकी झिलमिलाती बड़ी आंखों में पहले से ही डर और सदमे की एक गहरी परत थी। दुश्मनों के इस समूह की तुलना में जिसने उसे कई दिनों तक पीछा किया था, जीवप्ती त्रिपाठी एक खलनायक, एक खून से सना हुआ जल्लाद की तरह थे। वह लोगों को इतनी आसानी से मार डालते थे जैसे वह एक चींटी को चुटकी से मार डालते हैं। शुरुआत से अंत तक उनकी ठंडी अभिव्यक्ति थोड़ी भी नहीं बदली थी और उनकी आंखें एक बार भी नहीं झपकी थी। मानव जीवन उनके लिए एक पंख की तरह हल्का था, इसलिए उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। लड़की डर से कांप उठी, लेकिन जिस बड़े आदमी ने उसका अपहरण किया था वह वही कैसे नहीं हो सकता था। हालांकि उनके पास एक जीवन शक्ति चौथा चरण गुरु की ताकत थी, इस पल में वह भी अपने दिमाग और आत्मा से डर गए थे। वह अपने अधीनस्थों की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थे। एक एक लड़ाई में वह उनसे भी निपट सकते थे, लेकिन उनके लिए इस लड़के की तरह आसानी से करना असंभव था। बड़ा आदमी बार बार पीछे हट गया और शुरुआत से अंत तक उनकी लंबी तलवार अभी भी लड़की के गर्दन पर दबाए रखी थी। उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था क्योंकि उन्होंने डर के साथ जीवप्ती त्रिपाठी को कदम दर कदम पास आते हुए देखा। अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, दोस्त, ये सब एक गलतफहमी है। हमने आपके साथ कुछ भी नहीं किया। दोस्त, हम इसे ऐसे ही क्यों नहीं जाने देते। जीवप्ती त्रिपाठी की अभिव्यक्ति उदासीन थी और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। बड़ा आदमी बार बार पीछे हट गया और शुरुआत से अंत तक उनकी लंबी तलवार अभी भी लड़की के गर्दन पर दबाए रखी थी। वास्तव में हम ही थे जिनकी आंखें थीं लेकिन देखने में विफल रहे, और पहले गलत थे, लेकिन तुम पहले ही हम में से इतने सारे लोगों को मार चुके हो। क्या तुम अभी भी हम सबको मारना चाहते हो। ये देखकर कि जीवप्ती त्रिपाठी अभी भी अचल थे, बड़ा आदमी जानता था कि आज दयालु होने का दिन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना दिल कठोर कर लिया और उनकी अभिव्यक्ति क्रूर हो गई। उन्होंने दांत भींचे और दहाड़ा, और पास मत आओ, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। जीवप्ती त्रिपाठी अभी भी धीरे धीरे बड़े आदमी के पास आ रहे थे। तुम मुझे मार डालो, तुम मुझे मार डालते हो, तुम भी मर जाते हो। पलक झपकते ही बड़ा आदमी जोरदार पसीना बहा रहा था। जैसे ही उनके सामने वाला लड़का पास आया, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे एक पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा हो, जिससे उन्हें सांस लेना मुश्किल हो गया। उनकी जीवन शक्ति अनजाने में चली और उनके हाथ में लंबी तलवार थोड़ी कस गई। गर्दन पर एक ठंडी सनसनी महसूस करते हुए लड़की डर के मारे चिल्लाए बिना नहीं रह सकी और वहां से गर्मजोशी का एक निशान बाहर निकला। बड़ा आदमी ने डराने की कोशिश की, तुम्हें वास्तव में लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करता। इससे पहले कि उनकी आवाज गिर सके, जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें सिकुड़ गईं और उनके दिमाग से एक अदृश्य शक्ति जारी की गई, सीधे बड़े आदमी की आत्मा में दौड़ पड़ी। ये दैवीय चेतना, डिवाइन सेंस की शक्ति थी। दैवीय चेतना न केवल आसपास की स्थिति को समझने के लिए उपयोग किया जा सकता था, बल्कि हमला करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता था। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी के पास कभी भी ऐसा अनुभव नहीं था, इसलिए वह केवल एक जोखिम ले रहे थे। बड़े आदमी के शरीर में अपनी दैवीय चेतना डालते हुए बड़े आदमी की अभिव्यक्ति एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन जब वह ठीक हो गए तो उन्होंने देखा कि उनके सामने वाला लड़का पहले ही उनके सामने था। एक बड़ा हाथ बाहर निकालकर उनकी लंबी तलवार पकड़ रहा था। बड़ा आदमी दहाड़ा और उनकी जीवन शक्ति सक्रिय हो गई। लड़की की गर्दन की ओर जोर से कटौती करते हुए दोनों सिर और पत्थर को नष्ट करना चाहते थे। जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें तेज थीं और उनकी हथेली ने बड़े आदमी के चेहरे पर प्रहार किया। उसी समय तलवार से दूर उसे झाड़ते हुए लड़की की ओर अपना पैर घुमाया। पलक झपकते ही लड़की एक तरफ चकमा दे गई। कटे हुए बालों के कुछ लंठे हवा में फड़फड़ा रहे थे। बड़ा आदमी जल्दी से पीछे हट गया, जीवप्ती त्रिपाठी की हथेली से बचते हुए और अपने हाथ में लंबी तलवार को खींचते हुए उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी के दूसरे हाथ पर एक लंबा घाव खींच लिया। खून छिटक गया, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी की अभिव्यक्ति ठंडी और शांत थी और स्थिति का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी खूनी मुट्ठी भींच ली और बड़े आदमी के सीने पर मुक्का मारा। जलता सूरज का 3 परत विस्फोट, बर्निंग सन्स 3 लेयर ब्लास्ट। बड़े आदमी की ताकत जीवन शक्ति सीमा के चौथे चरण पर थी, इसलिए वह जीवप्ती त्रिपाठी के हमले से पकड़े गए, लेकिन वह अभी भी लड़ने में सक्षम थे और उनकी लंबी तलवार हवा में नाचती थी, एक के बाद एक हत्यारा चाल के बाद एक। जब वे लड़ रहे थे, जलता सूरज का 3 परत विस्फोट की जीवन शक्ति उनके शरीर में विस्फोट हुई और बड़ा आदमी 3 बार करहाया। उनका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। केवल इस पल में बूढ़ा दानव को आगे दौड़ने का अवसर मिला और लड़ने के लिए जीवप्ती त्रिपाठी के साथ बलों में शामिल हो गए। 1 दर्जन चालों के बाद जीवप्ती त्रिपाठी की उंगली से बड़े आदमी का सीना छेद दिया गया। उनकी आंखें धीरे धीरे अपनी रोशनी खो दी और बड़े आदमी का चेहरा कड़वाहट से भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने बुदबुदाया, पागल। बूढ़ा दानव अजीब ढंग से हंसा और आत्मा टुकड़ा सुआ को लपेट लिया, बड़े आदमी के शरीर में दौड़ पड़ा और बड़े आदमी की आत्मा ले गया और तुरंत काली गैस में बदल गया और जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में प्रवेश किया। बूढ़ा दानव ने धीरे से पूछा, युवा स्वामी, क्या तुमने महसूस किया। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने हाथ से खून हटाया। हाँ,
इन लोगों की जीवन शक्ति बहुत हिंसक है और ऐसा लगता है कि वे दुष्ट कलाओं ईवल आर्ट्स का अभ्यास करने वाले लोग हैं, या वे खेती करने वाले हैं जो दुष्ट मार्ग ईवल पाथ में गिर गए हैं। जब एक खेती करने वाला विभाजन और पुनर्मिलन सीमा पर होता है तो उनका स्वभाव दो स्तरों में विभाजित हो जाएगा। यही कारण है कि इस सीमा को विभाजन और पुनर्मिलन सीमा कहा जाता है। वे अपनी ताकत बढ़ाने के आनंद का आनंद लेते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं के विस्फोटों को दबाने में असमर्थ होते हैं और सभी प्रकार की भावनाओं से नियंत्रित होते हैं। ये तथाकथित दुष्ट खेती करने वाला ईवल कल्टिवेटर है। ये लोग आमतौर पर अधिक क्रूर, रिक्त पिपासु और हिंसक होते हैं। कई खेती करने वाले ऐसे होते हैं, जितनी अधिक उनकी ताकत होगी उतना ही अधिक उत्कृष्ट उनका प्रदर्शन होगा और अंततः वे दूसरों से एक अलग खेती मार्ग पर चलेंगे, जैसे लोग जीवक्ति त्रिपाठी ने अभी मारा था। सामान्य खेती विधि की तुलना में कौन सा बेहतर है, कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता है, लेकिन आमतौर पर कहा जाए तो दुष्ट खेती करने वाले बहुत लोकप्रिय नहीं होते हैं। इस दुनिया में दुष्ट खेती करने वालों का सबसे बड़ा एकत्रीकरण स्थान राख जैसा ग्रे बादल दुष्ट भूमि एश ग्रे क्लाउड ईवल लैंड है। कुछ हजार किलोमीटर के दायरे में बड़े और छोटे राक्षस इकट्ठा हुए और दुष्ट खेती करने वाले हर जगह थे। जब ऊंचे आसमान के मंडप के महान बुजुर्ग वे शीटोंग ने जीवक्ति त्रिपाठी को एक पदोन्नति आदेश दिया, तो ये राख जैसा ग्रे बादल दुष्ट भूमि में जाने और एक दुष्ट खेती करने वाला को मारने के लिए था, जिसकी ताकत उनकी अपनी ताकत से कम नहीं थी, लेकिन जीवक्ति त्रिपाठी ने मना कर दिया। लेकिन इस लड़की ने इन लोगों को कैसे उकसाया? 267 ओम कहानी का अनुवाद मार्शल शिखर ओम। अपने दिल में संदेह के साथ जीवक्ति त्रिपाठी ने युवा लड़की की ओर मुड़कर देखा। युवा लड़की को जीवक्ति त्रिपाठी के पैर से दूर झाड़ दिया गया था और वह अभी तक खड़ी नहीं हुई थी। उसका चेहरा घबराहट और डर से भरा हुआ था, जैसे वह बहुत डर गई हो। उसका कोमल शरीर कांप रहा था। अभी बस थोड़ा सा और वह मर जाती। उस तेज तलवार ने उसके बालों का एक बहुत हिस्सा भी काट दिया था और उसकी गर्दन पर एक गहरा लाल निशान भी था। इस पल में वह अपने सफेद गर्दन को अपने हाथ से ढक रही थी और उसका पूरा शरीर पसीने से टपक रहा था। जीवक्ति त्रिपाठी को अपनी ओर देखते हुए देखकर युवा लड़की का दिल धड़कने से नहीं रह सका। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने किस तरह के अस्तित्व को उकसाया था। उसने 30 सांसों से कम समय में 7 या 8 जानें ले ली थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं था कि वह एक हत्यारा आदमी था। जीवक्ति त्रिपाठी ने भौहें सिकुड़ी, आगे बढ़े और उसके सामने झुक गए। युवा लड़की बार बार पीछे हटी। उसकी लंबी पलकें कांप रही थी। उसका दर्द चरम पर पहुंच गया था। हंसते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने उसका हाथ हटा दिया और उसकी गर्दन पर निशान को देखा। कहा, यह सिर्फ एक सतही घाव है। अगर तुम इसे अच्छी तरह से ठीक करती हो तो यह एक निशान भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी आस्तीन में हाथ डाला और एक उपचार गोली बाहर निकाली और उसे सौंप दी। युवा लड़की ने एक मुस्कान निकाली। मेरे पास एक गोली है। उसकी सतर्कता काफी मजबूत थी, इसलिए जीवक्ति त्रिपाठी ने परवाह नहीं की और अपनी खुद की गोली रख दी। युवा लड़की ने उसे डरपोक ढंग से देखा, लेकिन यह देखकर कि उसका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं लगता, उसने बहादुरी से एक बोतल बाहर निकाली और एक गोली निगल ली। जीवक्ति त्रिपाठी ने भौहें सिकुड़ी। जब तुम पकड़ी गई तो क्या तुम थोड़ा पीछे झुकना नहीं जानती थी? युवा लड़की का चेहरा थोड़ा लाल था। मैंने पहले कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं की है। जब से वो छोटी थी, भले ही वो हमेशा खेती कर रही थी, ज्यादा से ज्यादा उसने दोस्तों के रूप में दूसरों के साथ केवल लड़ाई की थी। उसने कभी भी उस तरह की जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव नहीं किया था। एक लंबी तलवार से पकड़े जाने पर वह तुरंत क्या करना है, इस बारे में नुकसान में थी और नहीं जानती थी कि क्या करना है। जीवक्ति त्रिपाठी ने उसे ध्यान से देखा और पाया कि इस युवा लड़की की त्वचा नाजुक थी और उसके कपड़े काफी आलीशान थे। हालांकि वह थोड़ा शरारती दिखती थी, उसमें अभी भी एक अद्वितीय स्वभाव था, एक जिसे एक सामान्य छोटे बल द्वारा खेती नहीं किया जा सकता था। यह निश्चित रूप से एक बड़े परिवार की युवा महिला, यंग लेडी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके लगभग उसी उम्र का लगने के बावजूद उसमें एक शिखर विभाजन और पुनर्मिलन सीमा के खेती करने वाला की ताकत थी। इसके अलावा उसका वास्तविक लड़ाई का अनुभव इतना खराब था। ये खराब होने का परिणाम था। जीवक्ति त्रिपाठी ने पूछा, तुमने लोगों के इस समूह को कैसे उकसाया? लड़की तुरंत गलत महसूस हुई। मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं घर से निकली, खांसी, जब मैं बाहर खेल रही थी, अचानक लोगों का ये समूह दिखाई दिया। उसे उनके द्वारा बहुत पहले ही पकड़ लिया गया था। वे सभी बहुत बदसूरत थे। तुमने मुझे डर के मारे मार डाला। जीवक्ति त्रिपाठी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ये देखकर कि वह बात करने में आसान लगता है, युवा लड़की की हिम्मत बहुत बढ़ गई और उसकी बादाम आंखें चौड़ी हो गईं। उसने दांत भींचे और जीवक्ति त्रिपाठी की ओर देखा। और तुमने उसे वापस क्यों फेंक दिया? क्या तुम जानते हो कि यह कितना खतरनाक था? अगर मैं वास्तव में मर जाती, मैं तुम्हें भूख बनने पर भी नहीं छोड़ूंगी। मैं हर दिन तुम्हारे पीछे लगी रहूंगी और तुम्हें परेशान करके मार डालूंगी। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपनी आंखों में एक गहरे भाव के साथ दूर घूर कर देखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी निगाह पीछे हटा ली और एक गहरी आवाज में कहा, हो सकता है तुम्हारा ऐसा चिल्लाने का मतलब नहीं था, लेकिन क्या होगा अगर यह कोई और होता जिसमें कोई ताकत नहीं होती? अगर तुम बदनसीब हो तो शायद तुम्हें तुरंत अराजक तलवारों द्वारा टुकड़ों में काट दिया जाएगा।
कोट। युवा लड़की हैरान रह गई। उसकी आंखें झिलमिलाहट हुई क्योंकि उसने अपना सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मैं गलत थी। ये कहने के बाद उसने फिर से ऊपर देखा। उसने गलत महसूस किया। लेकिन क्या तुम बहुत क्रूर नहीं हो? लोग कहते हैं कि अन्याय देखने पर मदद करनी चाहिए। तुम इतने मजबूत हो, भले ही मैंने तुम्हारा उपयोग किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीवप्ती त्रिपाठी हंसे और समझाया नहीं। जब उन बड़े आदमियों ने युवा लड़की को घेरा तो जीवप्ती त्रिपाठी ने स्वाभाविक रूप से उनकी आंखों में कामुक रोशनी देखी। उन्होंने उन्हें जाने देने और फिर चुपके से उनका पीछा करने की योजना बनाई थी ताकि स्थिति देख सके। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे लोग उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये बस इतना हुआ कि वह उन सबको मारना चाहते थे। खड़े होकर युवा लड़की की चीखों और सवालों को नजरअंदाज करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी गति कौशल का उपयोग किया और सीधे औषधि राजा घाटी के लिए निकल पड़े। युवा लड़की हैरान रह गई। उसने भी जल्दी से खड़े होकर पीछा किया। ये जगह औषधि राजा घाटी से केवल कुछ मील दूर थी। वह गहराई से डरती थी कि कुछ दुष्ट लोग अचानक कहीं से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह औषधि राजा घाटी में छिपने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। जीवप्ती त्रिपाठी की आकृति का पीछा करते हुए घाटी शहर में प्रवेश करने के बाद वह उसे और नहीं ढूंढ सकी। युवा लड़की ने खुद से फुसफुसाया, वह मुझसे ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसकी ताकत इतनी मजबूत है। वह किस परिवार से है? बहुत देर तक सोचने के बाद भी एक उपयुक्त व्यक्ति के बारे में सोचने में असमर्थ वह परेशान महसूस किए बिना नहीं रह सकी। घाटी शहर में प्रवेश करते हुए विभिन्न प्रकार की औषधीय खुशबू हवा में भर गई, जिससे किसी को ताज़ा महसूस होता था। जीवप्ती त्रिपाठी ने लापरवाही से शहर में घूमकर देखा और पाया कि यहाँ की दुकानें, सराय और रेस्तरां को छोड़कर सभी जड़ी बूटियों और गोलियों से संबंधित थीं। सामान्य और असाधारण आध्यात्मिक घास, दुर्लभ फल, चमत्कारी दवाएं, सब कुछ यहाँ था। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को दुकानों में प्रदर्शित किया गया था और कई ऐसे थे जिनके बारे में जीवप्ती त्रिपाठी ने पहले कभी सुना भी नहीं था, लेकिन उन्हें हर जगह देखा जा सकता था। औषधि राजा घाटी के योग्य। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने दिल में प्रशंसा की। ऐसे दृश्य के साथ जब तक कोई कीमियागर था, वे यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। कीमियागरों को जड़ी बूटियों के लिए एक विशेष शौक था, इसलिए यहाँ इतने सारे होने पर अगर वे जाने के लिए तैयार थे तो यह अजीब होगा। हर दुकान में कई खेती करने वाले थे जो यहाँ घूमने या जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए दुकान मालिक के साथ मोलभाव करने आए थे। कई कीमियागर भी थे जो खेती करने वाला को गोलियां परिष्कृत करने में मदद कर रहे थे। हालांकि औषधि राजा घाटी शहर में सभी कीमियागर औषधि राजा घाटी के शिष्य थे। अधिकांश खेती करने वाले जो कीमिया में मदद मांगने के लिए यहाँ आए थे, वे औषधि राजा घाटी की प्रतिष्ठा के कारण यहाँ थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अन्य बलों से कीमियागरों को नहीं ढूंढेंगे। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक लंबी देर तक घूमकर देखा। रास्ते में कीमियागरों की प्रशंसा और अवलोकन करते हुए उन्होंने पाया कि ये कीमियागर भी विभिन्न ग्रेडों में विभाजित थे। उनके संबंधित ग्रेड सामान्य ग्रेड, पृथ्वी ग्रेड, स्वर्ग ग्रेड और रहस्यमय ग्रेड, मिस्टीरियस ग्रेड थे, जिनमें से प्रत्येक को 3 ग्रेडों में विभाजित किया गया था: उच्च, मध्यम और निम्न। अधिकांश कीमियागर जीवप्ती त्रिपाठी ने देखे वे पृथ्वी ग्रेड कीमियागर थे। उदाहरण के लिए उनके सामने वाला जिसके सीने पर एक चांदी का 2 पंखुड़ी वाला फूल कड़ा हुआ था, वह एक पृथ्वी ग्रेड मध्यम श्रेणी कीमियागर, अर्थ ग्रेड मिड रैंक एल्केमिस्ट था, जिसका मतलब यह भी था कि वह कुशलतापूर्वक पृथ्वी ग्रेड मध्यम श्रेणी गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। प्रत्येक पंखुड़ी एक ग्रेड के अनुरूप थी: सोना, चांदी और सफेद, जो उच्च, मध्यम और निम्न के अनुरूप थी। इन कीमियागरों के कपड़ों पर कड़ाई के माध्यम से जीवप्ती त्रिपाठी देख सकते थे कि वे किस स्तर पर थे। स्वर्ग ग्रेड कीमियागर बहुत कम थे, और जहां तक रहस्यमय ग्रेड कीमियागरों की बात है, एक भी नहीं था। केवल औषधि राजा घाटी के बुजुर्ग रहस्यमय ग्रेड कीमियागर थे। कई दुकानों में बिक्री के लिए तैयार गोलियां थीं। जीवप्ती त्रिपाठी सामान्य गोलियों में दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन गोलियां जो उनकी आत्मा को पोषण दे सकती थी, वे कुछ ऐसा था जिस पर वह रुके बिना नहीं रह सके। ये गोलियां न केवल उनकी नई खेती की गई दैवीय चेतना को मजबूत कर सकती थी, बल्कि आत्मा गर्म कमल, सोल वार्मिंग लोटस, को भी पोषण दे सकती थी, जिससे 5 रंगों के आत्मा गर्म कमल को 7 रंगों के कमल बनने के अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने की अनुमति मिलती थी। एक बार जब आत्मा गर्म कमल 7 रंगों के कमल में विकसित हो जाता है तो इसका प्रभाव महान होगा। हालांकि आत्मा पोषक गोलियां, सोल नरिशिंग पिल्स, बहुत दुर्लभ थी और सामान्य गोलियों की तुलना में कई गुना अधिक महंगी थी। एक बोतल सामान्य पृथ्वी ग्रेड निम्न श्रेणी गोलियां, एक बोतल में 10 गोलियां 5000 चांदी के टुकड़े में बिकती थी। लेकिन पृथ्वी ग्रेड निम्न श्रेणी आत्मा पोषक गोलियों की एक बोतल कम से कम 30,000 चांदी के टुकड़े थी। ये 6 गुना अधिक महंगा था। जीवप्ती त्रिपाठी शर्मिंदा थे, इसलिए वह केवल समुद्र को देखकर आह भर सकते थे। बहुत देर तक घूमने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने देखा कि आसमान अंधेरा हो रहा था, इसलिए वह रात के लिए ठहरने के लिए एक सराय ढूंढने चले गए। रात में औषधि राजा घाटी का शहर और भी जीवंत था, इसलिए जीवप्ती त्रिपाठी ने कुछ खबरों के बारे में पूछने के लिए सराय छोड़ने से पहले लापरवाही से एक भोजन किया। वह इस बार औषधि राजा घाटी जादुई दवा तालाब, मिरियड ड्रग पॉन्ड, पर एक नजर डालने के लिए आए थे, लेकिन जादुई दवा तालाब औषधि राजा घाटी का एक निषिद्ध क्षेत्र था, इसलिए प्रवेश करना आसान नहीं होगा।
अगले कुछ दिनों तक जीवप्ती त्रिपाठी औषधि राजा घाटी के बारे में पूछताछ कर रहे थे, लेकिन वह एक रास्ता ढूंढने में असमर्थ रहे, इसलिए वह चुप्पी से चिंतित थे। औषधि राजा घाटी का जादुई दवा तालाब गोलीसंत की चोटी पिलसेन्स पीक के ऊपर स्थित था। वहां न केवल एक जादुई दवा तालाब था, बल्कि गोलीसंत का एक चित्र भी था। ये सभी कीमियागरों के दिलों में एक पवित्र भूमि थी और आमतौर पर भारी सुरक्षा थी। यहाँ तक कि सामान्य औषधि राजा घाटी शिष्य भी पास आने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। केवल घाटी मालिक, वैली मास्टर और बुजुर्ग गोलीसंत द्वारा छोड़ी गई कीमिया के रहस्यों को समझने के लिए योग्य थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने गोलीसंत की मूर्ति के बारे में कई अफवाहें सुनी थी, जिनमें से कई को चमत्कारी कहा जाता था। ये कहा गया था कि गोलीसंत की पैतृक आत्मा एंसेस्ट्रल स्पिरिट समय समय पर दिखाई देगी, कीमियागरों के दिलों में पहेलियों को हल करेगी और यहाँ तक कि उन्हें कीमिया तकनीक भी सिखाएगी, जिससे कई लोगों को बहुत फायदा होगा। इसी कारण से औषधि राजा घाटी ने जादुई दवा तालाब की सावधानीपूर्वक रक्षा की। इतनी भारी सुरक्षा वाली जगह के साथ कोई कैसे पास आ सकता था? जादुई दवा तालाब ऊंचे आसमान के मंडप के कुंडलीदार नाले से अलग था। हालांकि कुंडलीदार नाले एक निश्चित क्षेत्र था, ये बहुत लंबा और बहुत खतरनाक था, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी ने भी पास आने की हिम्मत नहीं की। इस दिन जीवप्ती त्रिपाठी शहर में घूम रहे थे जब उन्होंने अचानक एक परिचित आकृति को चमकते हुए देखा। इस व्यक्ति की पीठ को देखकर जीवप्ती त्रिपाठी हंसे बिना नहीं रह सके। उन्होंने चुपचाप आदमी का पीछा किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने आदमी को एक दुकान में प्रवेश करते हुए देखा। जीवप्ती त्रिपाठी ने ऊपर देखा और देखा कि दुकान के ऊपर एक पट्टिका लटकी हुई थी जिस पर डोंग औषधि भंडार डोंग मेडिसिन स्टोर लिखा था। जैसे ही जीवप्ती त्रिपाठी औषधि हॉल में चले गए, एक वेटर तुरंत बाहर आया और उन्हें उत्साहपूर्वक अभिवादन किया। माननीय मेहमान, क्या ढूंढ रहे हैं? हमारा डोंग परिवार औषधि हॉल जड़ी बूटियों में समृद्ध है और आपके लिए आवश्यक सब कुछ है। चाहे वह कीमिया सामग्री हो या तैयार गोलियां, हम उन्हें सभी उचित कीमतों पर बेचते हैं। अगर माननीय मेहमान रुचि रखते हैं तो कृपया चारों ओर देखें। जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया। मैं कुछ भी खरीदना नहीं चाहता, वेटर ने कहा। तो जीवप्ती त्रिपाठी ने कहा, मैं युवा आदमी को ढूंढ रहा हूं जो अभी अंदर गया है। वेटर की अभिव्यक्ति तुरंत सतर्क हो गई। जीवप्ती त्रिपाठी पर अपनी आंखें फेरते हुए वह गुस्सा नहीं हुए और इसके बजाय अस्थायी रूप से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस छोटे भाई का नाम क्या है? जीवप्ती त्रिपाठी हल्के से मुस्कुराए। बस उसे बताओ कि ऊंचे आसमान के मंडप का एक पुराना दोस्त मिलने आया है। वेटर एक पल के लिए खाली घूरकर देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। मुड़कर वेटर रिपोर्ट करने के लिए आंतरिक हॉल में चला गया और एक पल बाद फिर से बाहर आया। उनका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने चापलूसी करते हुए कहा, छोटे भाई, कृपया मेरे पीछे आओ, मेरे युवा स्वामी ने आपको अंदर बुलाया है। जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया। आंतरिक हॉल में प्रवेश करते हुए वेटर सीढ़ियों का पालन करते हुए तीसरी मंजिल तक गए। जब वह दरवाजे पर पहुंचे, वेटर ने सम्मानपूर्वक कहा, युवा स्वामी अंदर है। ऐसा कहते हुए वेटर सम्मानपूर्वक वापस ले लिए गए। जीवप्ती त्रिपाठी ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर चले गए। एक नजर में जीवप्ती त्रिपाठी ने एक थोड़ा मोटा चेहरा मुस्कान के साथ उनकी ओर देखते हुए देखा। डोंग परिवार, डोंग चिंगहान, डोंग किंगहा। उनके पीछे डोंग परिवार के पवन और बादल दोहरी सुरक्षा विंड एंड क्लाउड डुअल गार्ड्स थी। ये दोनों बूढ़े आदमी एक शब्द भी नहीं बोले और हालांकि वे बहुत बूढ़े लगते थे, वास्तव में उनकी आंखें काफी आरक्षित थीं, केवल जीवप्ती त्रिपाठी की ओर धीरे से सिर हिलाते थे। उनके बगल में एक गरिमापूर्ण और सुंदर युवा लड़की बैठी थी जो गुस्से से चाय का एक कप पकड़ रही थी। जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें लोगों के इस समूह पर फैल गईं और जब उनकी चार आंखें मिली तो वह हैरान रह गए। युवा लड़की ने भी जीवप्ती त्रिपाठी को आश्चर्य में घूरा। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत अजीब थी। उसकी आंखों की जोड़ी उसे बेवकूफी से घूर रही थी। उसने अभी चाय का जो घूंट लिया था वह अनजाने में डोंग चिंगहान के चेहरे पर बाहर निकल गया। 268 ओम कहानी का अनुवाद मार्शल शिखर ओम। डोंग चिंगहान जीवप्ती त्रिपाठी की ओर बड़े चचेरे भाई की मुस्कान के साथ देख रहे थे, लेकिन युवा लड़की द्वारा डांटे जाने के बाद उनकी छवि तुरंत बर्बाद हो गई। तुम आखिर कर क्या रही हो? युवा लड़की ने अपनी नाजुक उंगली से जीवप्ती त्रिपाठी की ओर इशारा किया। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। वह है। डोंग चिंगहान किसी तरह से अपने सिर से चाय की पत्तियां हटाने में कामयाब रहे और भौहें सिकुड़ी। तुम्हारा मतलब वह है क्या? स्पष्ट रूप से बोलो, युवा लड़की ने जल्दी से समझाया। वह आदमी जो मुझे पहाड़ी घाटी के बाहर मिला था, वह बुरा आदमी जिसने मुझे पकड़ा और बाहर फेंक दिया। डोंग चिंगहान हैरान रह गए। अपना सिर मोड़कर जीवप्ती त्रिपाठी की ओर देखा, फिर वापस युवा लड़की की ओर। उनके मोटे चेहरे पर आश्चर्य का एक निशान चमक गया। कितना संयोग! जीवप्ती त्रिपाठी भी परेशान थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह शरारती लड़की यहाँ दिखाई देगी। ये डोंग परिवार का क्षेत्र था और वह डोंग चिंगहान के साथ एक ही मेज पर बैठने में सक्षम थी। उसका दर्जा निश्चित रूप से कम नहीं था। क्या ये हो सकता है? उनकी भौहें सिकुड़ गई। जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे से अंदाजा लगाया। युवा लड़की को उस दिन जो हुआ वह याद आया, लेकिन अब जब उसे डोंग चिंगहान और पवन और बादल दोहरी सुरक्षा का समर्थन मिला था
तो वो तुरंत उत्साहित हो गई। जीवप्ती त्रिपाठी की ओर दौड़ते हुए दांत भींचकर अपनी ठोड़ी को गर्व से ऊपर झुकाते हुए वह किसी और के व्यवहार की नकल करती हुई लग रही थी, क्योंकि वह हंस पड़ी। ही, इसे क्या कहते हैं? स्वर्ग का एक रास्ता था, लेकिन तुमने इसे लेने से मना कर दिया। नरक का कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन तुम अभी भी दौड़कर अंदर आए। तुम मर गए। हालांकि उसने ये कहा, उसके चेहरे पर गुस्से या हत्यारे इरादे का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय उसने बहुत रुचि के साथ जीवप्ती त्रिपाठी को घूरा। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराए। क्या तुम अपने बचाने वाले के साथ ऐसा व्यवहार करती हो? ऐसा कहते हुए उन्होंने युवा लड़की के सिर पर थप्पड़ मारा। युवा लड़की की बड़ी आंखें सिकुड़ गईं। उसका शरीर अचानक सिकुड़ गया और वह जल्दी से एक खरगोश की तरह वापस दौड़ गई। डोंग चिंगहान के पीछे छिप गई। दांत पीसते हुए जीवप्ती त्रिपाठी को घूर रही थी। उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। डोंग चिंगहान ने एक सीधे चेहरे के साथ डांटा, उद्दंड मत बनो। युवा लड़की ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और जीवप्ती त्रिपाठी पर चिल्लाई, उद्दंड मत बनो। डोंग चिंगहान ने वापस मुड़कर उसे घूरा, मैंने तुमसे कहा। युवा लड़की अचानक जम गई। आह! डोंग चिंगहान ने कठोरता से डांटा, कोई बात नहीं, उसने तुम्हारी जान बचाई। क्या तुम जानती नहीं हो कि धन्यवाद कैसे देना है? तुम पहले ही इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी तुम्हारे पास शिष्टाचार का थोड़ा सा भी नहीं है। लड़की ने अपना पैर पटका और डोंग चिंगहान पर मुंह बनाया। मुझे वह नहीं चाहिए। अगर उसने मुझे उस दिन वापस नहीं फेंका होता तो मैं औषधि राजा घाटी में भागने में सक्षम होती। डोंग चिंगहान ने गुस्से से मेज पर झटका मारा, गुस्ताखी। बाहर निकल जाओ। युवा लड़की ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह गुस्से से बाहर निकल गई। जाने से पहले उसने जीवप्ती त्रिपाठी को जोरदार तरीके से घूरा। युवा लड़की के जाने के बाद डोंग चिंगहान ने उदासी से मुस्कुराया और सिर हिलाया। पवन और बादल दोहरी सुरक्षा को इशारा किया। उन दोनों ने तुरंत अपनी दैवीय चेतना जारी की और डोंग चिंगहान को सिर हिलाया। डोंग चिंगहान ने इशारा किया, बैठ जाओ। जीवप्ती त्रिपाठी बैठ गए और खुद के लिए एक कप चाय डाली। उन्होंने भौहें सिकोड़ी और पूछा, वह व्यक्ति अभी? कोट। डोंग चिंगहान ने कहा, यानेर, तुम पहले मिल चुके हो। जीवप्ती त्रिपाठी उदासी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अगर ऐसा था तो क्या उनका वास्तव में चचेरे भाई का रिश्ता था? उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उस दिन उसने जो कैजुअली कहा था वह वास्तव में सच हो जाएगा। डोंग किंग यान, जीवप्ती त्रिपाठी को उसका कुछ अंदाजा था। हालांकि वह केवल 10 साल पहले मिली थी। उस समय वह अभी भी डोंग चिंगहान के पीछे दौड़ती हुई एक छोटी लड़की थी। 10 साल बाद जीवप्ती त्रिपाठी उसे कैसे पहचान सकते थे? जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया। एक महिला बचपन और महिलाओं के बीच 18 बार बदलती है। उन्होंने कहा, न केवल उन्होंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि उसने भी शायद उन्हें नहीं पहचाना। अपने बचपन की इतनी सारी चीजें किसे याद रहेंगी? डोंग चिंगहान ने भी आह भरी। यानेर ने कहा कि कुछ दिन पहले उसे अपनी उम्र के लगभग एक युवक ने बचाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्ति तुम निकलोगे। कभी कभी दुनिया संयोगों से भरी होती है। जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे से सिर हिलाया। ये एक संयोग मुठभेड़ थी। उन्होंने खुद के लिए श्रेय लेने की परवाह नहीं की। यह उल्लेख नहीं करना चाहिए कि उन्होंने उस दिन ज्यादा प्रयास नहीं किया था। जिस व्यक्ति को उन्होंने बचाया था वह उनकी चचेरी बहन थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उल्लेख करने योग्य कुछ भी नहीं था। जब वे दोनों बात कर रहे थे, डोंग चिंगयान वापस आए और उनकी ओर दबी आवाज में चली गई। उसके हाथ में एक प्राचीन जैद का टुकड़ा था जो एक मंद ऊर्जा उतार चढ़ाव को उत्सर्जित कर रहा था। जैसे ही ये उतार चढ़ाव फैल गए, उसकी पूरी आभा छिपी हुई थी। इस तरह का परिरक्षण बहुत अच्छी तरह से किया गया था, यहाँ तक कि एक अमर उत्थान सीमा गुरु, इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री मास्टर भी अपनी दैवीय चेतना से उसे पता लगाने में सक्षम नहीं होगा। थोड़े समय बाद डोंग चिंगयान एक बिल्ली की तरह दरवाजे के बाहर पहुंची। उसके छोटे कान खड़े हो गए क्योंकि उसने सुना। जीवप्ती त्रिपाठी और डोंग चिंगहान एक दूसरे से काफी परिचित लगते थे, जिसने स्वाभाविक रूप से उसकी जिज्ञासा को जगाया। इसके शीर्ष पर उसके बड़े भाई आमतौर पर उसे डांटते नहीं थे, लेकिन अभी उन्होंने वास्तव में उसे सीधे जाने के लिए कहा था। डोंग चिंगयान ने तुरंत सोचा कि उन दोनों को चर्चा करने के लिए कोई गुप्त बात होनी चाहिए, इसलिए उसके बड़े भाई ने जानबूझकर उसे दूर भेज दिया था। हम्फ, यह युवा महिला सुनना चाहती है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। उनकी बातचीत की आवाज घर के अंदर से बाहर निकल गई। डोंग चिंगयान ने अपने लाल होंठ काट लिए। उसका छोटा चेहरा घबराहट से लाल हो गया था। हालांकि वह घबराई हुई थी, वह उत्साहित भी थी। जब वह डोंग परिवार में थी तो उसने अनगिनत रहस्यों पर कान देने के लिए इस प्राचीन जेड पर भरोसा किया था, इसलिए वह पहले से ही इससे परिचित थी। डोंग चिंगहान ने जीवप्ती त्रिपाठी को देखा और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने कहा, मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ। डोंग चिंगहान ने पूछा, किस तरह की मदद? जीवप्ती त्रिपाठी ने सीधे बात की, अपनी चाय का एक घूंट लिया और डोंग चिंगहान को धीरे से देखते हुए कहा, मैं औषधि राजा घाटी में प्रवेश करना चाहता हूँ। क्या आपके पास ऐसा करने का कोई विचार है? डोंग चिंगहान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। कौन सी चोटी? जीवप्ती त्रिपाठी ने कहा, गोली संत की चोटी। ये सुनकर न केवल डोंग चिंगहान की आंखें सिकुड़ गईं, बल्कि उनके पीछे खड़े पवन और बादल दोहरी सुरक्षा ने भी जीवप्ती त्रिपाठी की ओर देखा। डोंग चिंगहान ने कड़वाहट से मुस्कुराया, औषधि राजा घाटी में 12 चोटियां हैं, जिनमें से 10-10 महान बुजुर्गों का निवास है।
एक घाटी मालिक का निवास है और केंद्रीय चोटी गोलीसंत की चोटी है, जो औषधि राजा घाटी का प्रतिबंधित क्षेत्र भी है। अगर तुम अन्य चोटियों में से एक में प्रवेश करना चाहते हो तो मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन ये गोलीसंत की चोटी, मेरे पास वास्तव में क्षमता नहीं है। जीवक्ति त्रिपाठी छोड़ना नहीं चाहते थे। क्या कोई रास्ता नहीं है? वह ये भी जानते थे कि गोलीसंत की चोटी विशेष थी, अन्यथा वह डोनचिंग खान को ढूंढने नहीं आए होते। वह इस समय जीवक्ति परिवार की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन डोनचिंग खान अलग थे। वह डोन परिवार के युवा स्वामी थे, भविष्य के उत्तराधिकारी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह डोन परिवार के संपर्कों का उपयोग कर सकते थे। डोनचिंग खान ने भौहें सिकोड़ी, थोड़ी देर के लिए मेज पर अपनी उंगलियां टोक दी और फिर कहा, यह संभव नहीं है। जीवक्ति त्रिपाठी की आंखें चमक उठी। सुनते हैं? डोनचिंग खान ने कहा, 2 महीनों में कीमिया शिखर सम्मेलन एल्केमी समिट यहाँ आयोजित किया जाएगा। उस समय पूरी दुनिया के सभी कीमियागर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहाँ आएंगे। प्रत्येक क्षेत्र के कीमियागर विधानसभा के शीर्ष 50 कीमियागरों को गोलीसंत की चोटी में प्रवेश करने और गोलीसंत के चित्र को देखने और कीमिया के रहस्यों को समझने की अनुमति दी जाएगी। अगर तुम शीर्ष 50 में प्रवेश कर सकते हो तो तुम वैध रूप से गोलीसंत की चोटी में प्रवेश कर सकते हो। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपनी आंखें घुमाई। क्या मैं तुम्हें एक कीमियागर लगता हूँ? डोनचिंग खान ने सिर हिलाया। तुम नहीं लगते, लेकिन ये गोलीसंत की चोटी में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका है। उसके अलावा जब तक तुम औषधि राजा घाटी के एक बुजुर्ग नहीं बन जाते। जीवक्ति त्रिपाठी कड़वाहट से मुस्कुराए। ये दोनों तरीके काल्पनिक थे। औषधि राजा घाटी का एक बुजुर्ग बनना स्पष्ट रूप से असंभव था और कीमिया शिखर सम्मेलन में शीर्ष 50 रैंकिंग प्राप्त करना भी बकवास था। जीवक्ति त्रिपाठी ने कभी भी कीमिया मार्ग एटॉमिक वेग को छुआ भी नहीं था, तो वह दुनिया के कीमियागरों के बीच कैसे खड़े हो सकते थे? कोई भी जो कीमिया शिखर सम्मेलन में अपने कौशल को दिखाने की हिम्मत करता है, उसे कीमिया मार्ग की गहरी समझ होनी चाहिए। ये सब सोचकर जीवक्ति त्रिपाठी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सके। डोनचिंग खान को भी थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। गोलीसंत की चोटी के अलावा अगर तुम किसी भी अन्य चोटी पर जाना चाहते हो तो मैं एक रास्ता ढूंढ सकता हूँ, और यह मुश्किल नहीं होगा। यह उनके जीवन में पहली बार था जब उनके चचेरे भाई ने उन्हें कुछ करने के लिए कहा था, फिर भी वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस किए बिना नहीं रह सके। जीवक्ति त्रिपाठी ने पूछा, मुश्किल नहीं होगा? डोनचिंग खान ने धीरे से मुस्कुराया, ये बहुत सरल है। बस कुछ कीमती खजाने ढूंढो और औषधि राजा घाटी के बुजुर्गों से उन्हें परिष्कृत करने के लिए कहो। इस तरह तुम चोटियों में से एक में प्रवेश कर सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तुम केवल आधे दिन तक रह सकते हो। अगर तुम ज्यादा देर तक रहते हो तो औषधि राजा घाटी तुम्हें बाहर निकाल देगी। उन बुजुर्गों का स्वभाव बहुत खराब है और औषधि राजा घाटी के शिष्य भी बहुत अहंकारी हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे केंद्रीय राजधानी के 8 महान परिवारों के युवा स्वामी से भी अधिक दबंग। जीवक्ति त्रिपाठी ने ये सुना और चुपके से सिर हिलाया। केवल आधे दिन के लिए प्रवेश करने में सक्षम होना निश्चित रूप से पर्याप्त समय नहीं था। डोनचिंग खान की अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण और गंभीर हो गई। अगर ऐसा है, अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो तुम पहले वापस जा सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अन्य तरीकों के बारे में सोचूंगा। मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुम गोलीसंत की चोटी के साथ क्या करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम कोई गलती करते हो तो मेरे डोन परिवार को मत बेचो। उसे इतनी गंभीरता से बोलते हुए सुनकर जीवक्ति त्रिपाठी मुस्कुराए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? डोनचिंग खान ने फुसफुसाया, कौन जानता है कि तुम क्या करना चाहते हो, छोटे बच्चे। उन्होंने आह भरी। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एक रास्ता सोचूंगा। मुझे सफलता का कोई आश्वासन नहीं है। जीवक्ति त्रिपाठी ने सिर हिलाया। मुझे पता है। डोनचिंग खान को अलविदा कहने के बाद जीवक्ति त्रिपाठी सराय लौट आए और गोलीसंत की चोटी में प्रवेश करने के तरीके के बारे में सोचते हुए ध्यान करने के लिए बैठ गए। डोनचिंग खान के शब्दों का अर्थ स्पष्ट था। उनके पास जीवक्ति त्रिपाठी को गोलीसंत की चोटी पर भेजने का कोई अच्छा तरीका नहीं था, इसलिए वह उन पर अपनी उम्मीदों को नहीं लगा सकते थे। जैसे ही वह जोर से सोच रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। जीवक्ति त्रिपाठी ने भौहें सिकुड़ी, खड़े हुए और दरवाजा खोला। अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने शरारती डोनचिंग यान को शर्मीले ढंग से मुस्कुराते हुए देखा। ही एक पल पहले की नफरत और दुश्मनी गायब हो गई थी, जिसकी जगह सौहार्द और जिज्ञासा की भावना थी। जीवक्ति त्रिपाठी ने उसे जिज्ञासा से देखा। तुम यहाँ क्यों हो? डोनचिंग यान ने राहत की एक सांस ली, कमरे के चारों ओर देखते हुए हल्की से खांसते हुए। तुम वास्तव में यहाँ हो? बड़े भाई ने मुझे तुम्हें बताने के लिए कहा कि उन्हें एक रास्ता मिल गया है। ये सुनकर जीवक्ति त्रिपाठी का मुंह धीरे धीरे ऊपर उठा। एक अजीब मुस्कान प्रकट करते हुए वह एक तरफ हट गए और कहा, अंदर आओ। डोनचिंग यान ने कोई डर नहीं दिखाया और जल्दी से कमरे में प्रवेश किया। कमरे के चारों ओर बहुत रुचि के साथ देखते हुए डोनचिंग यान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और कहा, तुम इस तरह की जगह पर रहते हो? इतना छोटा और गंदा। तुम खांसी। डोनचिंग यान जानती थी कि जीवक्ति परिवार के युवा स्वामी की पहचान लापरवाही से नहीं बोली जा सकती, इसलिए उसने जल्दी से अपने शब्दों को निगल लिया। जीवक्ति त्रिपाठी ने मुस्कान के साथ उसे देखा। तुम्हारे भाई ने कहा कि उनके पास एक रास्ता है। डोनचिंग यान ने जल्दी से सिर हिलाया। जीवक्ति त्रिपाठी ने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें खुद बताया?
डोन चिंग्यान की लंबी पलकें थोड़ी कांप गईं। बेशक, जीवप्ती त्रिपाठी ने पूछा, तो उन्होंने मुझे खुद क्यों नहीं बताया? डोन चिंग्यान बिस्तर पर बैठ गई और शरारती ढंग से कहा, अगर मैंने किया तो क्या ये वही नहीं होगा? बड़े भाई ने कहा कि मैं इस मामले के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहूंगी। उनके पास भाग लेने के लिए एक और महत्वपूर्ण मामला है और वह पहले ही औषधि राजा घाटी छोड़ चुके हैं, इसलिए भविष्य में उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। 269 ओम कहानी का अनुवाद मार्शल शिखर ओम। डोन चिंग्यान ने ऐसे बात की जैसे वह सच कह रही हो, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी उस पर कैसे विश्वास कर सकते थे? जीवप्ती त्रिपाठी और भी अजीब तरीके से मुस्कुराए। वास्तव में, डोन चिंग्यान ने अपनी छाती बाहर निकाली और अपने हाथों से उसे थपथपाया। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ कि तुम उस जगह के करीब जा पाओगे जहाँ तुम जाना चाहते हो। जीवप्ती त्रिपाठी ने डोन चिंग्यान को घूरते हुए दांत दिखाए। हे। ये हंसी अश्लील और बुरी थी, जिससे डोन चिंग्यान को अपनी बांह पर एक चुभन महसूस हुई। चुपचाप अपनी लार निगलते हुए उसने डरपोक ढंग से कहा, जब तुम हंसते हो तो तुम बहुत डरावने लगते हो। जीवप्ती त्रिपाठी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अब और उसके साथ गोलमोल बातें न करते हुए, मुझे बताओ, तुम ये सब कैसे जानती हो? डोन चिंग्यान ने कुछ हद तक अस्वाभाविक अभिव्यक्ति के साथ भ्रमित होने का ढोंग किया। क्या? जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आंखें सिकुड़ी, एक उंगली उठाए और उसे हिलाया। तुम जानती हो कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? यह मत कहो कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया। डोन चिंग्यान ऐसा नहीं करेंगे। डोन परिवार औषधि दुकान में, उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी से बात करने से पहले डोन चिंग्यान को दूर भेज दिया था। जाहिर है वह नहीं चाहते थे कि वह जीवप्ती त्रिपाठी की पहचान जाने, तो वह अचानक उसे बिना किसी कारण के इस मामले में कैसे शामिल कर सकते थे? इसके अलावा वे दोनों केवल 1 घंटे से कम समय के लिए अलग हुए थे। 1 घंटे पहले डोन चिंग्यान असहाय थे, तो वह इतने कम समय में कोई समाधान कैसे लेकर आ सकते थे? उनकी इस शरारती छोटी चचेरी बहन के साथ अगर जीवप्ती त्रिपाठी को समस्या न दिखाई देती तो यह अजीब होता। डोन चिंग्यान ने दृढ़ता से कहा, ये वास्तव में मेरे भाई ने मुझे बताया था। जीवप्ती त्रिपाठी ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया, डोन चिंग्यान की बांह पकड़ी और उसे बाहर खींच लिया। डोन चिंग्यान ने जाने से मना कर दिया। भयभीत होकर चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने भौहें सिकुड़ी, अगर तुम चिल्लाती रही तो मैं तुम्हें बेहोश कर दूंगा। डोन चिंग्यान ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और पीछे हटने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत जीवप्ती त्रिपाठी की तुलना में बहुत कम थी, तो वह कैसे भाग सकती थी? पलक झपकते ही उसे दरवाजे तक घसीटा गया। डोन चिंग्यान ने जीवप्ती त्रिपाठी को दयनीय ढंग से देखा। उसके चेहरे पर एक विनती भरा भाव था। तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने कहा, मैं तुम्हें डोन चिंग्यान के पास वापस भेज दूंगा। मुझे यकीन है कि वह अभी तक गए नहीं हैं। डोन चिंग्यान घबरा गई। मत, मैं मुश्किल से भागने में कामयाब रही। अगर तुम मुझे वापस भेज दोगे तो मैं खत्म हो जाऊंगी। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराए, तो मुझे बताओ, तुम ये सब कैसे जानती हो? डोन चिंग्यान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी। तभी जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे रिहा किया। डोन चिंग्यान ने कड़वाहट से जीवप्ती त्रिपाठी को घूरा। उसने अपनी दुखती कलाई को रगड़ा और धीरे धीरे अपने अव्यवस्थित कपड़ों को ठीक किया। तभी वह गुस्से से बिस्तर पर वापस बैठ गई। जीवप्ती त्रिपाठी ने गंभीरता से कहा, अगर तुमने झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें वास्तव में तुम्हारे भाई के पास वापस भेज दूंगा। डोन चिंग्यान ने चुपचाप जीवप्ती त्रिपाठी की ओर देखा। मैंने खुद सुना था। लेकिन अपनी अभिव्यक्ति को डूबते हुए देखकर उसने जल्दी से जोड़ा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने वास्तव में खुद सुना था। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुमने कैसे सुना था? तुम सिर्फ एक शिखर विभाजन और पुनर्मिलन खेती करने वाला हो। तुम पवन और बादल दोहरी सुरक्षा की दैवीय चेतना से कैसे छिप सकती थी? जब वह डोन चिंग्यान से बात कर रहे थे तो पवन और बादल दोहरी सुरक्षा आसपास के क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। अगर डोन चिंग्यान ने वास्तव में उस समय कान लगाए होते, वह निश्चित रूप से उन 2 बूढ़े आदमियों की पहचान से नहीं बच पाती। डोन चिंग्यान ने गर्व से कहा, मेरे पास स्वाभाविक रूप से अपने तरीके हैं। बिस्तर के किनारे पर बैठकर उसके 2 पैर आगे पीछे झूल रहे थे। जीवप्ती त्रिपाठी की अविश्वासी अभिव्यक्ति को देखकर डोन चिंग्यान भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सकी। उसने कहा, मैं डोन परिवार की युवा महिला हूँ, मेरे पास कम से कम 1 या 2 रक्षात्मक कलाकृति डिफेंसिव आर्टिफैक्ट्स क्यों नहीं होंगी? ओह! जीवप्ती त्रिपाठी की भौं उठी। उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। कलाकृति? किस तरह की कलाकृति एक अमर उत्थान सीमा गुरु की दैवीय चेतना से छिप सकती थी? इसके शीर्ष पर पवन और बादल दोहरी सुरक्षा दोनों देव चरण अमर उत्थान सीमा गुरु लेट स्टेज इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री मास्टर्स थे, मोटे तौर पर 7वें या 8वें चरण के। उनसे छिपने में सक्षम होने के लिए इस कलाकृति की भूमिका वास्तव में छोटी नहीं थी। यह महसूस करते हुए कि उसने भेद खोल दिया था, डोन चिंग्यान का चेहरा परेशानी से भर गया। संकोच करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी की ओर देखते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए उसने कहा, मैं इसे तुम्हें दिखाऊंगी, लेकिन इसे मुझसे चुराने की कोशिश मत करना। जीवप्ती त्रिपाठी को हंसना है या रोना है यह नहीं जानते थे। चुपचाप अपना सिर हिलाया। वह भी इस तथाकथित कलाकृति के बारे में बहुत उत्सुक थे।
उसे सहमत होते हुए देखकर डोंग चिंगयान ने गंभीरता से अपनी आस्तीन से एक प्राचीन जैद का टुकड़ा बाहर निकाला। जीवक्ति त्रिपाठी ने उसे घूरा और देखा कि इस प्राचीन जैद का रंग गहरा पीला था, जैसे ही प्रकृति द्वारा बनाया गया हो। हालांकि इस जैद की सतह पर कुछ क्रिसक्रॉसिंग रेखाएं थीं, जाहिर है इसे किसी ने परिष्कृत किया था। डोंग चिंगयान ने अपनी जीवन शक्ति इसमें डाली, जिससे जीवक्ति त्रिपाठी की भौं सिकुड़ गई क्योंकि उन्होंने पाया कि उसकी आभा एक पल में गायब हो गई थी। डोंग चिंगयान ने कहा, तुम अभी तक अमर उत्थान सीमा तक नहीं पहुंचे हो, इसलिए तुम्हारी दैवीय चेतना के बिना तुम इस कलाकृति को समझने में सक्षम नहीं होंगे। तुम इस कलाकृति के चमत्कारों को समझने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। यह इसलिए था क्योंकि मैंने इस कलाकृति का उपयोग किया था कि मैं उन दो बूढ़े आदमियों से छिपने में सक्षम थी। जब वह बोल रही थी, जीवक्ति त्रिपाठी ने पहले ही अपने आसपास की जांच करने के लिए अपनी दैवीय चेतना जारी कर दी थी और पाया कि यह वास्तव में वैसा ही था जैसा उसने कहा था। जैसे ही उनकी दैवीय चेतना क्षेत्र में फैल गई, उसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। अगर वह अपनी आंखें बंद कर लेते तो वह भी नहीं जानते कि यहाँ कोई और व्यक्ति था। ये कलाकृति काफी दिलचस्प है। जीवक्ति त्रिपाठी ने कठोरता से चेतावनी दी, इसे रख दो, भविष्य में अजनबियों के सामने इस चीज को प्रकट मत करना। डोंग चिंगयान हंस पड़ी, मैं अपनी दौलत दिखाना नहीं चाहती, मैं मूर्ख नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए उसने प्राचीन जैद को रख दिया। जीवक्ति त्रिपाठी ने मुस्कान के साथ पूछा, तुमने कितना सुना? डोंग चिंगयान ने अपनी जीभ बाहर निकाली, लगभग सब कुछ। जीवक्ति त्रिपाठी ने पूछा, तो तुम कितना जानती हो? डोंग चिंगयान अवाक थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम वास्तव में मेरे चचेरे भाई हो। उसने उस दिन सिर्फ लापरवाही से उसे बुलाया था, लेकिन वह इतना सटीक था। जीवक्ति त्रिपाठी ने पूछा, तुमने पहले कहा था कि मेरे लिए उस जगह के करीब जाने का एक रास्ता है, क्या वह सच है? डोंग चिंगयान ने बार बार सिर हिलाया, बेशक ये सच है। उसकी आंखें घूम रही थी क्योंकि उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें अब तरीका नहीं बताऊंगी। जीवक्ति त्रिपाठी अचानक मुस्कुराए, क्या तुम्हारी